ये कहानी 16 पार्ट की एक लंबी सीरीज है और हर पार्ट में एक नया राज खुलने वाला है, इसलिए वीडियो पूरा जरूर देखें। रिया 21 साल की लड़की थी। वह शहर के एक प्राइवेट कॉलेज में बीए सेकेंड ईयर की छात्रा थी। उसका परिवार साधारण था। पिता बिजली विभाग में क्लर्क थे और मां घर संभालती थी। रिया पढ़ाई में अच्छी थी और कॉलेज में उसके कुछ ही दोस्त थे। वह रोज समय पर कॉलेज जाती और समय पर घर लौट आती थी। उस दिन भी सब कुछ सामान्य ही शुरू हुआ। सुबह 9 बजे रिया घर से निकली। उसने अपनी माँ से कहा कि आज कॉलेज में प्रेजेंटेशन है, इसलिए थोड़ा देर हो सकती है। माँ ने बस इतना कहा कि फ़ोन ऑन रखना। रिया कॉलेज पहुंची। उसकी दोस्त नेहा गेट पर मिल गई। दोनों क्लास में गईं। पहला लेक्चर खत्म हुआ। दूसरा लेक्चर शुरू होने से पहले रिया को एक फ़ोन आया। रिया ने फ़ोन देखा तो नंबर सेव नहीं था। उसने कॉल रिसीव किया। हेलो। फ़ोन के दूसरी तरफ एक आदमी की आवाज़ थी। रिया बोल रही हो? रिया ने कहा। हाँ, आप कौन? आदमी ने कहा, मैं तुम्हारे पापा का दोस्त बोल रहा हूँ। जरूरी बात करनी है। तुम कॉलेज के बाहर आ सकती हो। रिया थोड़ी हैरान हुई। उसने पूछा, कौन अंकल? आदमी बोला, तुम बाहर आओ, मैं सामने खड़ा हूँ। रिया ने फ़ोन काट दिया। उसे थोड़ा अजीब लगा। उसने नेहा से कहा कि कोई पापा का दोस्त मिलने आया है। नेहा ने कहा, अभी क्लास है, बाद में मिल लेना। लेकिन रिया को लगा कि शायद कोई जरूरी काम होगा। वो कॉलेज के गेट की तरफ चल दी। गेट के बाहर एक सफ़ेद कार खड़ी थी। कार के पास 2 आदमी खड़े थे। उनमें से एक ने रिया को देखते ही हाथ हिलाया। रिया उनके पास गई। जी, आदमी बोला, तुम्हारे पापा ने हमें भेजा है। उन्हें ऑफिस में अचानक तबीयत खराब हो गई है। उन्होंने कहा है कि तुम्हें तुरंत ले आएं। रिया घबरा गई। क्या हुआ पापा को? आदमी बोला, बैठो कार में, रास्ते में बताते हैं। रिया जल्दी से कार में बैठ गई। कार तुरंत चल पड़ी। कुछ मिनट बाद रिया को लगा कि रास्ता गलत है। ये रास्ता अस्पताल की तरफ नहीं जा रहा था। रिया ने पूछा, हम अस्पताल नहीं जा रहे। सामने बैठे आदमी ने धीरे से कहा, चुप रहो। रिया घबरा गई। मुझे उतरना है। पीछे बैठे आदमी ने तुरंत उसका फ़ोन छीन लिया। रिया चिल्लाने लगी। तभी एक आदमी ने उसके मुंह पर कपड़ा रख दिया। कुछ ही सेकंड में रिया बेहोश हो गई। कार शहर से बाहर निकल चुकी थी। करीब 1 घंटे बाद कार एक पुराने गोदाम के सामने रुकी। दोनों आदमी रिया को अंदर ले गए। रिया को एक कमरे में कुर्सी से बांध दिया गया। थोड़ी देर बाद रिया को होश आया। उसने देखा कि वह किसी अजनबी जगह पर है। उसके हाथ पीछे बंधे थे। कमरे में 3 आदमी खड़े थे। रिया रोने लगी। आप लोग कौन हैं? मुझे जाने दो। एक आदमी ने कहा, चुप रहो। जितना चिल्लाओगी उतना ही नुकसान होगा। रिया ने पूछा, आप लोग मुझे क्यों लाए हैं? आदमी ने कहा, तुम्हें बस यहाँ रहना है। रिया को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। उधर कॉलेज में जब रिया वापस क्लास में नहीं आई तो नेहा को थोड़ा अजीब लगा। उसने रिया को फ़ोन किया। फ़ोन स्विच ऑफ था। नेहा ने सोचा शायद घर चली गई होगी, लेकिन शाम तक रिया घर नहीं पहुंची। रिया की माँ ने फ़ोन किया। फ़ोन बंद था। माँ ने नेहा को फ़ोन किया। नेहा ने बताया कि रिया तो कॉलेज में ही थी। ये सुनकर घर में घबराहट फैल गई। रिया के पिता तुरंत कॉलेज पहुंचे। उन्होंने गेट पर गार्ड से पूछा। गार्ड ने कहा, एक लड़की बाहर गई थी, शायद किसी से मिलने। रिया के पिता ने नेहा से पूछा कि क्या हुआ था। नेहा ने बताया कि रिया को कोई फ़ोन आया था और वह गेट के बाहर गई थी। अब मामला गंभीर लगने लगा। रिया के पिता सीधे पुलिस स्टेशन पहुंचे। उन्होंने बेटी के गायब होने की रिपोर्ट दर्ज करवाई। पुलिस ने तुरंत जांच शुरू कर दी। सबसे पहले पुलिस कॉलेज पहुंची। सीसीटीवी कैमरा चेक किया गया। कैमरे में साफ दिखाई दे रहा था कि रिया गेट से बाहर जा रही है। फिर एक सफ़ेद कार के पास रुकती है और फिर कार में बैठ जाती है, लेकिन कार का नंबर साफ नहीं दिख रहा था। पुलिस को अब समझ आ गया था कि यह किडनैपिंग है। उधर उस गोदाम में रिया लगातार रो रही थी। वह बार बार कह रही थी कि उसे जाने दिया जाए, लेकिन कोई जवाब नहीं दे रहा था।
कुछ देर बाद कमरे में एक चौथा आदमी आया। बाकी तीनों उसे सर कहकर बुला रहे थे। उसने रिया को देखा और कहा, यही है। एक आदमी बोला, हाँ सर। वह आदमी कुछ सेकंड तक रिया को देखता रहा, फिर बोला, अब कोई गलती नहीं होनी चाहिए। रिया को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उसे ये भी नहीं पता था कि ये लोग कौन हैं और उसे क्यों अगवा किया गया है। लेकिन ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ये तो सिर्फ शुरुआत थी और इस केस में आगे जो होने वाला था उसने पूरे शहर को हिला दिया। पुलिस स्टेशन में रिया के पिता अशोक कुमार कुर्सी पर बैठे थे और उनके चेहरे पर घबराहट साफ दिखाई दे रही थी। इंस्पेक्टर अरविंद सिंह सामने फाइल खोलकर बैठा था। उसने सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग कई बार देख ली थी। वीडियो में साफ दिख रहा था कि रिया कॉलेज के गेट से बाहर निकलती है, एक सफेद कार के पास जाती है और कुछ सेकंड बाद कार में बैठ जाती है। लेकिन कार का नंबर साफ दिखाई नहीं दे रहा था। यही सबसे बड़ी समस्या थी। इंस्पेक्टर ने पूछा, रिया के किसी से झगड़े थे क्या? किसी लड़के से दोस्ती? अशोक कुमार ने तुरंत सिर हिलाया, नहीं सर, मेरी बेटी बहुत सीधी है। वह पढ़ाई के अलावा कुछ नहीं करती। इंस्पेक्टर ने फिर पूछा, किसी ने धमकी दी हो, कोई विवाद? जवाब फिर वही था, नहीं। पुलिस को अब एक ही रास्ता दिखाई दे रहा था, रिया के फोन की कॉल डिटेल्स। टेक्निकल टीम को तुरंत नंबर ट्रेस करने को कहा गया। कुछ देर बाद रिपोर्ट आई कि आखिरी कॉल एक प्रीपेड नंबर से आया था जो फर्जी आईडी पर लिया गया था। इससे पुलिस को समझ आ गया कि यह काम पहले से प्लान किया गया था। इंस्पेक्टर अरविंद ने अपनी टीम से कहा, जिस इलाके से कॉल आया है वहां के सभी टावर की डिटेल निकालो, आसपास के सीसीटीवी भी चेक करो। जांच शुरू हो गई। उधर उसी समय शहर से करीब 40 किलोमीटर दूर पुराने गोदाम में रिया अभी भी कुर्सी से बंधी हुई थी। उसका डर कम होने का नाम नहीं ले रहा था। कमरे में 3 आदमी बैठे थे। उनमें से एक का नाम विजय था, दूसरा शंकर और तीसरा रफीक। थोड़ी देर बाद वही आदमी वापस आया जिसे सब सर कह रहे थे। उसका नाम विक्रम था। विक्रम ने कुर्सी खींचकर रिया के सामने बैठते हुए कहा, डरने की जरूरत नहीं है अगर तुम चुपचाप रहोगी। रिया रोते हुए बोली, आप लोग मुझे क्यों लाए हैं? मेरे पापा पैसे दे देंगे, बस मुझे जाने दो। विक्रम हल्का सा मुस्कुराया और बोला, हमें पैसे नहीं चाहिए। रिया को ये सुनकर और डर लगने लगा। उसने कहा, तो फिर क्यों? विक्रम ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने अपने साथियों को देखा और कहा, इस पर नजर रखो। इतना कहकर वह बाहर चला गया। विजय ने धीरे से कहा, सर कब तक इसे यहाँ रखेंगे? शंकर बोला, जितना कहा गया है उतना करो, ज्यादा सवाल मत पूछो। रफीक चुप था लेकिन उसके चेहरे पर बेचैनी दिखाई दे रही थी। कुछ घंटे बीत गए। रिया को पानी दिया गया लेकिन हाथ नहीं खोले गए। वो लगातार सोच रही थी कि आखिर उसका कसूर क्या है। उधर पुलिस जांच में एक नया सुराग मिला। कॉलेज के सामने वाली दुकान के कैमरे में वही सफेद कार कुछ सेकंड के लिए दिखाई दी थी। वीडियो साफ नहीं था लेकिन कार की पिछली लाइट का डिजाइन दिख रहा था। इंस्पेक्टर अरविंद ने तुरंत ट्रैफिक डिपार्टमेंट से संपर्क किया और कहा कि शहर में उस मॉडल की जितनी भी सफेद कारें हैं उनकी लिस्ट निकाली जाए। रात तक करीब 63 कारों की लिस्ट सामने आ गई। अब पुलिस एक एक करके सभी कारों की जांच करने वाली थी। इसी बीच रिया के घर के बाहर भीड़ लगने लगी थी। पड़ोसी और रिश्तेदार आ रहे थे। सबके मन में एक ही सवाल था, रिया कहाँ है? अगले दिन सुबह पुलिस ने 63 कारों में से 17 कारों को शक के आधार पर चुना। टीम अलग अलग जगह भेजी गई, लेकिन ज्यादातर कारें मालिकों के पास ही मिली और उनका इस मामले से कोई संबंध नहीं था। इधर गोदाम में माहौल बदलने लगा था। विजय और रफीक आपस में बात कर रहे थे। विजय बोला, मुझे ये काम ठीक नहीं लग रहा। रफीक ने पूछा, क्यों? विजय बोला, सर ने बताया नहीं कि असली वजह क्या है। रफीक बोला, हमें पैसे मिल रहे हैं, बस वही काफी है। उसी समय विक्रम अंदर आया। उसने दोनों की बात सुन ली थी। उसने सख्त आवाज में कहा, अगर किसी को डर लग रहा है तो अभी चला जाए। दोनों चुप हो गए। विक्रम ने रिया की तरफ देखा। वह चुप बैठी थी। विक्रम ने कहा,
तुम्हारे घर वाले तुम्हें ढूंढ रहे होंगे। रिया बोली, कृपया मुझे जाने दो। विक्रम ने फिर वही जवाब दिया, अभी नहीं। दोपहर के समय विक्रम को एक फोन आया। उसने बाहर जाकर बात की। फोन पर किसी ने पूछा, सब ठीक है? विक्रम ने कहा, हाँ, लड़की हमारे पास है। फोन से आवाज आई, गलती नहीं होनी चाहिए। विक्रम बोला, नहीं होगी। उस फोन कॉल से साफ था कि इस पूरी योजना के पीछे कोई और भी है। उधर पुलिस को आखिरकार एक महत्वपूर्ण सुराग मिल गया। ट्रैफिक कैमरे में वही सफेद कार शहर से बाहर जाते हुए दिखाई दी थी। टाइम वही था जब रिया गायब हुई थी। कैमरे में कार का नंबर थोड़ा बहुत पढ़ा जा सकता था। अब 78 का शुरुआती हिस्सा साफ था। इससे पुलिस का शक और मजबूत हो गया। अब जांच शहर के बाहर वाले इलाकों में शुरू हुई। शाम को इंस्पेक्टर अरविंद अपनी टीम के साथ उसी हाईवे पर पहुंचे जहां कैमरे में कार दिखी थी। उन्होंने आसपास के ढाबों और पेट्रोल पंपों पर पूछताछ शुरू की। एक पेट्रोल पंप के कर्मचारी ने बताया कि दोपहर के आसपास एक सफेद कार आई थी जिसमें 3 आदमी थे और पीछे सीट पर कोई लड़की झुकी हुई थी। ये सुनते ही इंस्पेक्टर को समझ आ गया कि वे सही दिशा में हैं। उधर गोदाम में रिया की हालत खराब होने लगी थी। वो लगातार रो रही थी और बार बार कह रही थी कि उसे घर जाना है। रफीक को उस पर दया आने लगी थी। उसने धीरे से विजय से कहा, अगर यह सच में बेगुनाह है तो। विजय ने कहा, हमें जो कहा गया है वही करना है। कुछ देर बाद विक्रम फिर कमरे में आया। उसने घड़ी देखी और बोला, आज रात तक काम खत्म हो जाना चाहिए। ये सुनकर विजय और रफीक दोनों चौंक गए। रिया को ये बात समझ नहीं आई लेकिन उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। रात करीब 9 बजे पुलिस को एक और जानकारी मिली। हाईवे के पास एक पुराना गोदाम था जहां अक्सर संदिग्ध लोग आते जाते देखे गए थे। इंस्पेक्टर अरविंद ने तुरंत टीम तैयार की। उन्होंने कहा, संभव है लड़की वहीं हो। पुलिस की गाड़ियां धीरे धीरे उस इलाके की तरफ बढ़ने लगीं। उधर उसी समय गोदाम के अंदर विक्रम ने अपने साथियों से कहा, अब देर नहीं करनी है। रिया को कुर्सी से खोलकर खड़ा किया गया। रिया रोते हुए कह रही थी, मुझे जाने दो, मैंने क्या किया है? लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। गोदाम के बाहर अचानक दूर से गाड़ियों की आवाज आने लगी। विजय ने खिड़की से झांक कर देखा और उसका चेहरा एकदम बदल गया। उसने घबराकर कहा, सर, पुलिस। विजय की आवाज सुनते ही कमरे में सन्नाटा छा गया। विक्रम तुरंत खिड़की के पास गया और बाहर झांककर देखने लगा। दूर सड़क पर कई गाड़ियों की हेडलाइट्स दिखाई दे रही थीं। कुछ ही सेकंड में उसे समझ आ गया कि मामला गंभीर है। उसने धीमी आवाज में कहा, शांत रहो, अभी घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन उसके चेहरे से साफ लग रहा था कि वह खुद भी चिंतित हो चुका है। शंकर ने पूछा, सर, अब क्या करेंगे? विक्रम ने तुरंत जवाब दिया, लाइट बंद कर दो और लड़की को अंदर वाले कमरे में ले जाओ। रिया को पकड़कर दूसरे कमरे की तरफ ले जाया गया। उसके हाथ फिर से बांध दिए गए। वह डर से कांप रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि बाहर क्या हो रहा है, लेकिन इतना जरूर महसूस हो रहा था कि कुछ बड़ा होने वाला है। उधर सड़क पर पुलिस की 3 गाड़ियां धीरे धीरे गोदाम की तरफ बढ़ रही थीं। इंस्पेक्टर अरविंद सिंह सामने वाली जीप में बैठे थे। उन्होंने अपने साथियों से कहा, सब लोग सावधान रहना, अगर लड़की अंदर है तो हमें बहुत संभल कर काम करना होगा। पुलिस ने गाड़ियां थोड़ी दूरी पर रोक दी और पैदल आगे बढ़ने लगे। गोदाम के अंदर विक्रम ने अपने साथियों से कहा, अगर पुलिस अंदर आई तो कोई भी बेवकूफ़ी मत करना, याद रखना हम फंस सकते हैं। विजय ने घबराते हुए पूछा, सर, अगर उन्होंने लड़की को देख लिया तो? विक्रम कुछ सेकंड चुप रहा और फिर बोला, उससे पहले हमें यहाँ से निकलना होगा। रफीक ने कहा, लेकिन सर, पीछे का रास्ता तो बंद है। विक्रम ने कहा, एक रास्ता है, लेकिन हमें जल्दी करनी होगी। उधर पुलिस धीरे धीरे गोदाम के गेट तक पहुंच चुकी थी। इंस्पेक्टर अरविंद ने हाथ के इशारे से टीम को चारों तरफ फैलने को कहा। उन्होंने दरवाजा ध्यान से देखा। दरवाजा बंद था लेकिन ताला नहीं लगा था। इंस्पेक्टर ने धीरे से दरवाजा खोला। दरवाजा चरमराते हुए खुला। अंदर अंधेरा था।
पुलिस ने टॉर्च ऑन की और धीरे धीरे अंदर बढ़ने लगे। गोदाम के अंदर उस समय घबराहट बढ़ चुकी थी। विक्रम अपने साथियों के साथ पीछे के कमरे में पहुंच गया था। उसने एक पुरानी लकड़ी की अलमारी को हटाया। उसके पीछे दीवार में एक छोटा दरवाजा था। विजय हैरान होकर बोला, यह क्या है? विक्रम ने कहा, पुराना रास्ता, शायद कभी इस्तेमाल हुआ होगा। शंकर ने पूछा, लेकिन लड़की का क्या करेंगे? विक्रम ने रिया की तरफ देखा। कुछ सेकंड तक वह चुप रहा। फिर उसने कहा, उसे भी साथ ले चलो। रिया को खींचकर उस गुप्त दरवाजे की तरफ ले जाया गया। उधर पुलिस गोदाम के पहले कमरे तक पहुंच चुकी थी। टॉर्च की रोशनी में कुर्सी दिखाई दी जिस पर रस्सी बंधी हुई थी। इंस्पेक्टर अरविंद ने तुरंत कहा, यही जगह है। उन्होंने कमरे को ध्यान से देखा। साफ था कि यहाँ किसी को बांध कर रखा गया था। इंस्पेक्टर ने रेडियो पर कहा, सब लोग सावधान रहें, अपराधी अभी भी यहीं हो सकते हैं। पुलिस धीरे धीरे अंदर के हिस्से की तरफ बढ़ने लगी। उधर विक्रम और उसके साथी उस गुप्त रास्ते से निकलने की कोशिश कर रहे थे। वह रास्ता एक संकरी सुरंग जैसा था जो शायद गोदाम के पीछे खेतों की तरफ खुलता था। रिया को चलते समय कई बार गिरना पड़ा क्योंकि उसके हाथ बंधे थे। विजय ने झुंझलाकर कहा, सर यह हमें धीमा कर रही है। विक्रम ने कहा, बस थोड़ा आगे, फिर गाड़ी तक पहुंच जाएंगे। उसी समय गोदाम के अंदर पुलिस को दूसरे कमरे का दरवाजा खुला मिला। इंस्पेक्टर अरविंद अंदर घुसे। कमरा खाली था, लेकिन फर्श पर रस्सी का एक टुकड़ा पड़ा था। इंस्पेक्टर ने तुरंत समझ लिया कि अपराधी अभी अभी यहाँ से निकले हैं। उन्होंने जोर से कहा, सभी बाहर के रास्ते बंद करो, वे दूर नहीं गए होंगे। उधर सुरंग का रास्ता खत्म होने ही वाला था। विक्रम सबसे आगे चल रहा था। उसने दरवाजा खोला और बाहर झांका। बाहर अंधेरा था और कुछ दूरी पर उनकी कार खड़ी थी। विक्रम ने राहत की सांस ली, लेकिन उसी समय दूर से पुलिस की आवाज सुनाई दी। विजय घबरा गया, सर जल्दी करें। रिया को खींचते हुए वे लोग कार की तरफ बढ़ने लगे। रिया लगातार कह रही थी, मुझे छोड़ दो प्लीज, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। उधर पुलिस गोदाम के पीछे वाले हिस्से तक पहुंच चुकी थी। एक सिपाही ने अचानक जमीन पर ताजे पैरों के निशान देखे। उसने तुरंत इंस्पेक्टर को आवाज दी। इंस्पेक्टर अरविंद ने निशान देखे और कहा, वे इसी तरफ गए हैं। पुलिस तेजी से उस दिशा में बढ़ने लगी। उधर विक्रम कार तक पहुंच चुका था। उसने जल्दी से दरवाजा खोला। रिया को पीछे सीट पर धक्का देकर बैठा दिया गया। विजय और रफीक भी जल्दी से कार में बैठ गए। इंजन स्टार्ट हुआ। कार तेजी से आगे बढ़ गई। कुछ ही सेकंड बाद पुलिस उस जगह पहुंची जहां कार खड़ी थी, लेकिन तब तक कार दूर जा चुकी थी। इंस्पेक्टर अरविंद ने गुस्से में कहा, वे हाथ से निकल गए। लेकिन फिर उन्होंने जमीन पर कुछ देखा। वह एक मोबाइल फोन था। शायद भागते समय किसी का गिर गया था। इंस्पेक्टर ने फोन उठाया। उन्होंने स्क्रीन ऑन की। फोन लॉक था, लेकिन कॉल लॉग में एक नंबर बार बार दिखाई दे रहा था। इंस्पेक्टर ने तुरंत टेक्निकल टीम को फोन दिया और कहा, इस नंबर को तुरंत ट्रेस करो। उधर कार तेजी से हाईवे की तरफ बढ़ रही थी। रिया पीछे सीट पर बैठी थी और उसकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। विक्रम गाड़ी चला रहा था। कुछ देर तक कोई कुछ नहीं बोला। फिर अचानक रफीक ने पूछा, सर अब क्या होगा? विक्रम ने धीमी आवाज में कहा, अब हमें शहर छोड़ना होगा। विजय ने कहा, लेकिन लड़की का क्या? विक्रम ने रियर व्यू मिरर में रिया की तरफ देखा। उसकी आंखों में एक अजीब ठंडापन था। कुछ सेकंड बाद उसने कहा, अब ये हमारे किसी काम की नहीं है। कार तेज रफ्तार से हाईवे पर दौड़ रही थी। अंदर बैठे चारों लोगों के बीच भारी चुप्पी थी। रिया पीछे सीट पर बैठी थी, उसके हाथ अब भी बंधे हुए थे। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। वह बार बार एक ही बात कह रही थी, मुझे जाने दो, मैंने क्या किया है, मुझे घर जाना है। लेकिन कार में बैठे किसी भी आदमी के चेहरे पर कोई असर नहीं था। विक्रम गाड़ी चला रहा था और उसकी नज़र लगातार सड़क पर थी। रफीक और विजय दोनों पीछे मुड़ मुड़कर रिया को देख रहे थे।
शंकर आगे वाली सीट पर बैठा था और बार बार घबराकर पीछे देख रहा था, जैसे उसे डर हो कि कहीं पुलिस उनका पीछा न कर रही हो। कुछ मिनट तक कार में कोई बात नहीं हुई। फिर विजय ने धीरे से कहा, सर, आपने अभी जो कहा उसका मतलब क्या है? विक्रम ने बिना उसकी तरफ देखे कहा, मतलब साफ है। विजय ने फिर पूछा, लेकिन अगर हम इसे छोड़ दे तो? विक्रम ने अचानक ब्रेक हल्का सा दबाया और कार की रफ्तार कम कर दी। उसने ठंडी आवाज में कहा, अगर इसे छोड़ दिया तो ये सीधा पुलिस के पास जाएगी, फिर हम सब जेल में होंगे। रिया ने यह बात सुन ली थी। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। वह घबराकर बोली, मैं पुलिस के पास नहीं जाऊंगी, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी, बस मुझे जाने दो। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन कार में बैठे किसी आदमी ने उसकी तरफ नहीं देखा। रफीक ने धीरे से कहा, सर, शायद ये सच बोल रही है। विक्रम ने तुरंत जवाब दिया, अपराध में सबसे बड़ी गलती भरोसा करना होती है। कार कुछ देर बाद हाईवे से उतरकर एक कच्चे रास्ते पर मुड़ गई। चारों तरफ सन्नाटा था। रिया को समझ आ गया कि वे लोग उसे कहीं सुनसान जगह पर ले जा रहे हैं। उधर उसी समय पुलिस स्टेशन में इंस्पेक्टर अरविंद सिंह टेक्निकल टीम के साथ बैठा था। गोदाम से मिला मोबाइल फोन अब जांच में था। टेक्निकल एक्सपर्ट ने कहा, सर, फोन का लॉक तोड़ने में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन कॉल डिटेल से पता चल रहा है कि इस नंबर से एक ही नंबर पर बार बार कॉल गया है। इंस्पेक्टर ने तुरंत कहा, उस नंबर का पता लगाओ। कुछ ही देर में रिपोर्ट सामने आ गई। वह नंबर किसी महेंद्र चौहान के नाम पर रजिस्टर था। इंस्पेक्टर ने तुरंत फाइल उठाए और नाम देखते ही उसकी आंखें सिकुड़ गईं। महेंद्र चौहान शहर का जाना पहचाना आदमी था। वह एक बिल्डर था और कई राजनीतिक लोगों से उसके संबंध थे। इंस्पेक्टर ने धीरे से कहा, मामला अब बड़ा हो गया है। उधर कच्चे रास्ते पर कार आखिरकार एक पुराने फैक्ट्री के खंडहर के पास रुक गई। जगह बिल्कुल सुनसान थी। विक्रम ने इंजन बंद किया। कुछ सेकंड तक कोई नहीं बोला। फिर विक्रम ने कहा, सब लोग नीचे उतर जाओ। दरवाजे खुलने की आवाज आई। विजय और रफीक नीचे उतर गए। शंकर भी बाहर आ गया। रिया पीछे सीट पर बैठी कांप रही थी। विक्रम ने दरवाजा खोला और कहा, नीचे उतरो। रिया रोते हुए बोली, कृपया मुझे मत मारो। विजय ने नजरें फेर लीं। रफीक का चेहरा भी उतर गया था, लेकिन विक्रम का चेहरा बिल्कुल शांत था। रिया को कार से बाहर खींचा गया। उसके हाथ अभी भी बंधे थे। कुछ दूरी पर एक टूटी दीवार के पास उसे खड़ा कर दिया गया। रिया रोते हुए कह रही थी, मेरी मम्मी पापा का क्या होगा, प्लीज। रफीक अचानक बोल पड़ा, सर, हम इसे छोड़ सकते हैं, कहीं दूर। विक्रम ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। तुम्हें लगता है पुलिस हमें ढूंढ नहीं पाएगी? रफीक चुप हो गया। विजय ने भी कुछ नहीं कहा। कुछ सेकंड का सन्नाटा रहा। फिर विक्रम ने जेब से पिस्तौल निकाली। रिया की आंखें डर से फैल गईं। उसने आखिरी बार कहा, भगवान के लिए, लेकिन उसकी बात पूरी नहीं हो पाई। कुछ सेकंड बाद वहां फिर सन्नाटा था। चारों आदमी कुछ देर तक चुप खड़े रहे। फिर विक्रम ने धीरे से कहा, अब जल्दी करो। रिया का शरीर जमीन पर पड़ा था। विजय और शंकर ने उसे उठाकर फैक्ट्री के पीछे की तरफ ले जाना शुरू किया। रफीक वहीं खड़ा रह गया। उसके चेहरे पर घबराहट और पछतावा साफ दिखाई दे रहा था। विक्रम ने उसे देखा और कहा, ये रास्ता तुमने चुना है। कुछ देर बाद वे लोग वापस कार में बैठ गए। कार फिर से अंधेरे रास्ते पर आगे बढ़ गई। उधर उसी समय पुलिस को महेंद्र चौहान के बारे में और जानकारी मिल रही थी। इंस्पेक्टर अरविंद ने अपने एक सिपाही से पूछा, क्या महेंद्र का कोई आपराधिक रिकॉर्ड है? सिपाही ने कहा, सर, सीधे तौर पर नहीं, लेकिन कई मामलों में उसका नाम आया है। इंस्पेक्टर कुछ देर सोचते रहे। फिर उन्होंने कहा, उसकी लोकेशन ट्रेस करो। टेक्निकल टीम ने तुरंत काम शुरू किया। कुछ मिनट बाद रिपोर्ट आई, सर, उसका फोन अभी शहर में ही एक्टिव है। इंस्पेक्टर ने कहा, मतलब वह अभी भागा नहीं है। उन्होंने तुरंत एक टीम तैयार की। हम अभी महेंद्र चौहान से मिलेंगे। उधर कार अब शहर से काफी दूर निकल चुकी थी।
विक्रम गाड़ी चला रहा था। विजय चुप था। रफीक खिड़की के बाहर देख रहा था। शंकर ने धीरे से पूछा, सर अब आगे क्या? विक्रम ने कहा, अब सब अपने अपने घर जाओ, कुछ दिन शांत रहो। विजय ने पूछा, और अगर पुलिस आ गई तो? विक्रम ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, पुलिस को कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन उसी समय शहर में पुलिस की एक टीम महेंद्र चौहान के बंगले के बाहर पहुंच चुकी थी। गेट पर गार्ड खड़ा था। इंस्पेक्टर अरविंद ने गाड़ी से उतरकर कहा, महेंद्र चौहान से कहना पुलिस आई है। गार्ड घबराकर अंदर चला गया। कुछ मिनट बाद महेंद्र खुद बाहर आया। उसने मुस्कुराकर कहा, इंस्पेक्टर साहब, इतनी रात में? इंस्पेक्टर अरविंद ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, रिया नाम की लड़की को जानते हो? महेंद्र कुछ सेकंड चुप रहा। फिर उसने धीरे से कहा, नहीं। महेंद्र चौहान के चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, लेकिन उसकी आंखों में एक पल के लिए घबराहट जरूर दिखाई दी। इंस्पेक्टर अरविंद सिंह उसकी आंखों को ध्यान से देख रहे थे। उन्होंने धीरे से कहा, सोच लो, जवाब देने से पहले। महेंद्र ने हाथ जेब में डाले और आराम से बोला, इंस्पेक्टर साहब, मैं बहुत लोगों को जानता हूँ, लेकिन रिया नाम की लड़की को नहीं जानता। इंस्पेक्टर अरविंद ने तुरंत अपनी जेब से मोबाइल निकाला और उसमें से एक फोटो दिखाया। वह रिया की फोटो थी। अब देखो, पहचान में आती है। महेंद्र ने फोटो देखा। उसके चेहरे का भाव ज्यादा नहीं बदला। उसने सिर हिलाकर कहा, नहीं। इंस्पेक्टर कुछ सेकंड तक उसे देखते रहे। फिर उन्होंने कहा, अंदर बैठकर बात करते हैं। महेंद्र ने हल्की हंसी के साथ कहा, जरूर, आइए। वे दोनों अंदर ड्राइंग रूम में पहुंचे। कमरे में महंगे फर्नीचर थे। दीवारों पर बड़े बड़े फोटो लगे थे जिनमें महेंद्र कई नेताओं के साथ दिखाई दे रहा था। महेंद्र ने सोफे की तरफ इशारा करते हुए कहा, बैठिए। इंस्पेक्टर अरविंद बैठे नहीं। उन्होंने खड़े खड़े ही कहा, सीधा सवाल पूछता हूँ, तुम्हारे नंबर पर एक फ़ोन से बार बार कॉल गया है। वही फ़ोन हमें उस गोदाम में मिला है जहाँ लड़की को रखा गया था। महेंद्र के चेहरे की मुस्कान थोड़ी कम हो गई। उसने कहा, कौन सा नंबर? इंस्पेक्टर ने नंबर बता दिया। महेंद्र कुछ सेकंड चुप रहा, फिर बोला, ये नंबर मेरे एक कर्मचारी का है। नाम? विक्रम। इंस्पेक्टर अरविंद के दिमाग में तुरंत वही नाम घूम गया जो पुलिस पहले भी सुन चुकी थी। उन्होंने पूछा, विक्रम क्या करता है? महेंद्र ने कहा, मेरे कंस्ट्रक्शन साइट्स देखता है। इंस्पेक्टर ने तुरंत कहा, वह अभी कहाँ है? महेंद्र ने कंधे उचकाते हुए कहा, पता नहीं, शायद किसी साइट पर होगा। इंस्पेक्टर अरविंद ने अपने साथ आए सिपाही की तरफ देखा और इशारा किया। सिपाही ने तुरंत नोटबुक में सब लिख लिया। इंस्पेक्टर ने कहा, अगर हमें पता चला कि तुम इस मामले में शामिल हो तो मुश्किल में पड़ जाओगे। महेंद्र ने शांत आवाज में कहा, मैं कानून का सम्मान करता हूँ। इंस्पेक्टर अरविंद बिना कुछ बोले बाहर निकल गए, लेकिन उनके मन में एक बात साफ थी, महेंद्र कुछ छुपा रहा है। उधर उसी समय शहर के दूसरे हिस्से में विक्रम अपनी कार एक सुनसान गली में खड़ी कर चुका था। वह धीरे धीरे घर की तरफ चल रहा था। उसके चेहरे पर थकान थी लेकिन डर नहीं था। उसने दरवाजा खोला और अंदर गया। घर में कोई नहीं था। वह सीधे सोफे पर बैठ गया। कुछ मिनट तक वह चुप बैठा रहा। फिर उसने जेब से फ़ोन निकाला और एक नंबर मिलाया। फ़ोन उठते ही उसने कहा, काम हो गया। दूसरी तरफ से आवाज आई, कोई परेशानी तो नहीं हुई? विक्रम ने कहा, पुलिस गोदाम तक पहुंच गई थी, लेकिन हम निकल गए। फ़ोन पर कुछ सेकंड चुप्पी रही। फिर आवाज आई, ठीक है, कुछ दिन शांत रहो। फ़ोन कट गया। विक्रम ने गहरी सांस ली। उधर पुलिस स्टेशन में इंस्पेक्टर अरविंद वापस आ चुके थे। उन्होंने अपनी टीम को बुलाया। महेंद्र चौहान सीधे तौर पर कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन उसका आदमी विक्रम जरूर इस केस की चाबी है। एक सिपाही ने पूछा, सर उसका पता? इंस्पेक्टर ने कहा, निकाल रहे हैं। टेक्निकल टीम काम में लग गई। कुछ देर बाद रिपोर्ट सामने आई, सर विक्रम का पता मिल गया है। इंस्पेक्टर ने तुरंत कहा, चलते हैं। रात काफी हो चुकी थी लेकिन पुलिस की 2 गाड़ियां उस पते की तरफ निकल गईं। उधर विक्रम को इस बात का अंदाजा नहीं था कि पुलिस उसके इतने करीब पहुंच चुकी है।
वह अभी भी सोफे पर बैठा था। अचानक उसे लगा जैसे बाहर कोई गाड़ी रुकी हो। उसने खिड़की से झांक कर देखा। सड़क पर हल्की रोशनी थी। उसे कुछ समझ नहीं आया, लेकिन उसके मन में हल्की बेचैनी जरूर हुई। उधर पुलिस की गाड़ियां गली के मोड़ पर रुक चुकी थीं। इंस्पेक्टर अरविंद ने धीरे से कहा, कोई शोर नहीं, हमें उसे जिंदा पकड़ना है। 4 पुलिस वाले धीरे धीरे घर के गेट की तरफ बढ़े। गेट बंद नहीं था। वे अंदर चले गए। दरवाजे के पास पहुंचकर इंस्पेक्टर ने इशारा किया। एक सिपाही ने धीरे से दरवाजा खटखटाया। अंदर बैठे विक्रम ने आवाज सुनी। उसका दिल एक पल के लिए तेज धड़कने लगा। उसने पूछा, कौन? बाहर से जवाब आया, दरवाजा खोलो। आवाज सख्त थी। विक्रम समझ गया कि कुछ गलत है। उसने तुरंत कमरे के चारों तरफ नजर दौड़ाई। दरवाजे पर फिर आवाज आई, पुलिस, दरवाजा खोलो। अब सब साफ हो चुका था। विक्रम ने तुरंत पीछे वाले दरवाजे की तरफ दौड़ लगाई। उधर बाहर इंस्पेक्टर ने सिपाही से कहा, तोड़ दो। दरवाजा जोर से धक्का मारकर तोड़ दिया गया। पुलिस अंदर घुसी, लेकिन ड्राइंग रूम खाली था। एक सिपाही ने चिल्लाकर कहा, सर, पीछे का दरवाजा खुला है। इंस्पेक्टर अरविंद तुरंत बाहर भागे। गली के पीछे अंधेरा था। कुछ दूर एक आदमी भागता हुआ दिखाई दे रहा था। इंस्पेक्टर ने जोर से कहा, विक्रम, रुक जाओ। इंस्पेक्टर अरविंद की आवाज गली में गूंज गई, विक्रम, रुक जाओ। लेकिन सामने भाग रहा आदमी नहीं रुका। वह पूरी ताकत से दौड़ रहा था। उसके कदम तेजी से कच्ची सड़क पर पड़ रहे थे और वह बार बार पीछे मुड़कर देख रहा था कि पुलिस कितनी दूर है। पीछे से 2 सिपाही भी तेजी से दौड़ रहे थे। इंस्पेक्टर अरविंद ने भी दौड़ना शुरू कर दिया। गली के आखिर में एक मोड़ था। विक्रम उसी तरफ भागा। उसे इलाके की जानकारी थी। उसने सोचा अगर वह उस मोड़ तक पहुंच गया तो वहां से निकल सकता है। लेकिन जैसे ही वह मोड़ के पास पहुंचा, उसे सामने एक और पुलिस वाला दिखाई दिया जो दूसरी तरफ से आ रहा था। अब रास्ता बंद हो चुका था। विक्रम एक पल के लिए रुका। उसने तेजी से चारों तरफ देखा। फिर अचानक वह बाईं तरफ की दीवार पर चढ़ने की कोशिश करने लगा, लेकिन उससे पहले ही पीछे से एक सिपाही ने उसे पकड़ लिया। दोनों जमीन पर गिर पड़े। कुछ सेकंड तक धक्का मुक्की हुई। विक्रम पूरी ताकत से छूटने की कोशिश कर रहा था, लेकिन दूसरे सिपाही भी पहुंच चुके थे। कुछ ही पलों में उसे काबू कर लिया गया। इंस्पेक्टर अरविंद उसके पास पहुंचे और ठंडी आवाज में बोले, बहुत भाग लिया, अब चलो। विक्रम चुप था। उसके चेहरे पर पसीना था, लेकिन डर नहीं था। उसे हथकड़ी लगा दी गई। कुछ देर बाद पुलिस की जीप में उसे बैठा दिया गया। जीप पुलिस स्टेशन की तरफ चल पड़ी। उधर उसी समय रिया का घर अभी भी लोगों से भरा हुआ था। उसके माता पिता पूरी रात सो नहीं पाए थे। हर कुछ मिनट में वे दरवाजे की तरफ देखते, जैसे उम्मीद हो कि रिया अभी अंदर आ जाएगी। रिया की मां बार बार रो रही थी। अशोक कुमार बार बार खुद को संभालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनकी आंखों में भी डर साफ दिखाई दे रहा था। उधर पुलिस स्टेशन में विक्रम को पूछताछ वाले कमरे में लाया गया। कमरे में एक टेबल और 2 कुर्सियां थीं। विक्रम को कुर्सी पर बैठाया गया। उसके सामने इंस्पेक्टर अरविंद बैठ गए। कमरे में कुछ सेकंड तक चुप्पी रही। फिर इंस्पेक्टर ने पूछा, रिया कहाँ है? विक्रम ने कोई जवाब नहीं दिया। इंस्पेक्टर ने फिर पूछा, गोदाम में उसे क्यों रखा था? विक्रम चुप ही रहा। इंस्पेक्टर ने टेबल पर हाथ मारा, जवाब दो। विक्रम ने धीरे से कहा, मुझे कुछ नहीं पता। इंस्पेक्टर ने हल्की हंसी के साथ कहा, तुम्हारा फोन हमें गोदाम से मिला है और कॉल रिकॉर्ड सीधे महेंद्र चौहान तक जा रहे हैं, फिर भी तुम्हें कुछ नहीं पता। विक्रम ने नजरें झुका ली, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। पूछताछ कई घंटे तक चली, लेकिन विक्रम एक ही बात कहता रहा, मुझे कुछ नहीं पता। सुबह होने लगी थी। इंस्पेक्टर अरविंद अपने कमरे में बैठे थे। उनके सामने केस की फाइल खुली थी। उन्हें साफ लग रहा था कि विक्रम सब कुछ जानता है, लेकिन वह बोल नहीं रहा। उसी समय एक सिपाही कमरे में आया। उसने कहा, सर, एक खबर आई है। इंस्पेक्टर ने पूछा, क्या? सिपाही ने कहा, शहर से करीब 50 किलोमीटर दूर एक पुरानी फैक्ट्री के पास एक लड़की की लाश मिली है।
इंस्पेक्टर अरविंद तुरंत खड़े हो गए। उनके मन में एक ही नाम आया, रिया। कुछ ही मिनट में पुलिस की टीम उस जगह के लिए निकल गई। करीब 1 घंटे बाद वे उस फैक्ट्री के पास पहुंच गए। जगह बिल्कुल सुनसान थी। वहां पहले से स्थानीय पुलिस मौजूद थी। इंस्पेक्टर अरविंद धीरे धीरे उस जगह की तरफ बढ़े जहां जमीन पर एक सफेद चादर डली हुई थी। एक सिपाही ने धीरे से चादर हटाई। नीचे एक लड़की का शरीर था। इंस्पेक्टर कुछ सेकंड तक चुप खड़े रहे। फिर उन्होंने धीरे से कहा, ये रिया है। उस जगह पर तुरंत जांच शुरू कर दी गई। फोटोग्राफी हुई। फोरेंसिक टीम को बुलाया गया। जमीन पर कई पैरों के निशान थे। पास ही टायर के निशान भी दिखाई दे रहे थे। इंस्पेक्टर अरविंद सब कुछ ध्यान से देख रहे थे। अब मामला सिर्फ किडनैपिंग का नहीं रहा था, ये हत्या बन चुका था। कुछ देर बाद रिया का शरीर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। उधर पुलिस स्टेशन में विक्रम अभी भी कुर्सी पर बैठा था। उसे अभी तक ये पता नहीं था कि रिया की लाश मिल चुकी है। इंस्पेक्टर अरविंद वापस स्टेशन पहुंचे। उन्होंने कमरे में प्रवेश किया। विक्रम ने उनकी तरफ देखा। इंस्पेक्टर कुछ सेकंड तक उसे देखते रहे। फिर उन्होंने धीरे से कहा, रिया मिल गई। विक्रम की आंखों में एक पल के लिए हल्का सा बदलाव आया। इंस्पेक्टर ने आगे कहा, लेकिन जिंदा नहीं। कमरे में भारी सन्नाटा छा गया। विक्रम कुछ सेकंड तक चुप बैठा रहा। फिर उसने नजरें नीचे कर लीं। इंस्पेक्टर अरविंद ने धीरे से कहा, अब भी सच नहीं बोलोगे? कमरे में भारी सन्नाटा था। इंस्पेक्टर अरविंद सिंह की बात सुनने के बाद भी विक्रम कुछ सेकंड तक सिर झुकाए बैठा रहा। उसके चेहरे पर अब पहले जैसा ठंडापन नहीं था। उसकी उंगलियां हल्का हल्का कांप रही थीं। इंस्पेक्टर कुर्सी से उठकर धीरे धीरे उसके सामने टहलने लगे। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, अब यह मामला सिर्फ किडनैपिंग का नहीं रहा, ये हत्या है, और हत्या में सच्चाई छुपाना भी अपराध है। विक्रम ने सिर उठाया लेकिन उसकी आंखें अभी भी सीधी इंस्पेक्टर की तरफ नहीं उठ पा रही थीं। उसने गहरी सांस ली और फिर धीरे से बोला, मैंने अकेले कुछ नहीं किया। इंस्पेक्टर तुरंत रुक गए। उन्होंने कुर्सी खींचकर फिर सामने बैठते हुए कहा, किसके साथ किया? विक्रम चुप रहा। इंस्पेक्टर ने मेज पर रखी फाइल खोली। उसमें रिया की तस्वीर थी। उन्होंने वह तस्वीर विक्रम के सामने रख दी। इसे पहचानते हो? विक्रम ने तस्वीर देखी। उसकी आंखों में एक पल के लिए बेचैनी झलक गई। उसने धीमे से कहा, हाँ। इंस्पेक्टर ने तुरंत पूछा, तो बताओ इसे क्यों उठाया गया? विक्रम ने होंठ भींच लिए। कुछ सेकंड बाद उसने कहा, मुझे वजह नहीं पता थी, हमें बस कहा गया था कि लड़की को उठाना है। इंस्पेक्टर ने तुरंत पूछा, किसने कहा? विक्रम ने धीरे से जवाब दिया, महेंद्र चौहान ने। कमरे में खड़े 2 सिपाही एक दूसरे को देखने लगे। इंस्पेक्टर अरविंद ने शांत स्वर में कहा, सब कुछ शुरू से बताओ। विक्रम ने आंखें बंद कर लीं, जैसे वह पिछले कुछ दिनों की घटनाओं को याद कर रहा हो। फिर उसने बोलना शुरू किया। 3 दिन पहले महेंद्र सर ने मुझे अपने ऑफिस बुलाया था। उन्होंने कहा कि एक काम है। पहले मैंने मना किया, लेकिन उन्होंने कहा कि अगर काम हो गया तो बहुत पैसे मिलेंगे। इंस्पेक्टर ने बीच में पूछा, क्या काम? विक्रम ने जवाब दिया, एक लड़की को उठाना था। इंस्पेक्टर ने पूछा, क्या नाम बताया था? विक्रम बोला, रिया। कमरे में फिर सन्नाटा हो गया। इंस्पेक्टर ने पूछा, और कौन कौन था तुम्हारे साथ? विक्रम ने कहा, विजय, शंकर और रफीक। इंस्पेक्टर ने तुरंत सिपाही को इशारा किया। उसने नोटबुक में तीनों नाम लिख लिए। इंस्पेक्टर ने फिर पूछा, लड़की को उठाने का प्लान किसने बनाया? विक्रम बोला, सर ने। कैसे? उन्होंने बताया कि लड़की रोज कॉलेज जाती है, हमें बस सही समय पर उसे बाहर बुलाना था। इंस्पेक्टर ने पूछा, फोन किसने किया? मैंने। फिर हम कार लेकर कॉलेज के बाहर खड़े हो गए, फिर उसे झूठ बोलकर कार में बैठा लिया। इंस्पेक्टर ने कुछ सेकंड तक उसकी आंखों में देखा, फिर पूछा, उसके बाद? विक्रम ने धीरे से कहा, उसे गोदाम में ले गए, और वहां हमने उसे बांध कर रखा। इंस्पेक्टर ने पूछा, क्यों? विक्रम ने सिर हिलाया, ये हमें नहीं बताया गया था। इंस्पेक्टर की आवाज अब थोड़ी सख्त हो गई।
लेकिन उसे मारा क्यों गया? विक्रम कुछ सेकंड तक चुप रहा। फिर उसने धीरे से कहा, क्योंकि पुलिस गोदाम तक पहुंच गई थी। कमरे में खड़े सिपाहियों ने एक साथ सांस खींची। इंस्पेक्टर ने पूछा, यह फैसला किसने लिया? विक्रम ने सिर झुका लिया। मैंने। इंस्पेक्टर कुछ सेकंड तक उसे देखते रहे। फिर उन्होंने कहा, बाकी लोग कहाँ हैं? विक्रम बोला, मुझे नहीं पता, हम अलग अलग हो गए थे। इंस्पेक्टर ने तुरंत सिपाही से कहा, तीनों के नाम पर तुरंत तलाश शुरू करो। सिपाही कमरे से बाहर चला गया। कुछ देर तक कमरे में फिर सन्नाटा रहा। फिर इंस्पेक्टर ने पूछा, महेंद्र चौहान ने ये सब क्यों करवाया? विक्रम ने धीरे से कहा, मुझे नहीं पता। इंस्पेक्टर ने मेज पर हाथ मारा। झूठ मत बोलो। विक्रम ने घबराकर कहा, सच कह रहा हूँ, उन्होंने वजह नहीं बताई। इंस्पेक्टर कुछ देर तक सोचते रहे। फिर उन्होंने कहा, तुम्हें पता है तुम्हारे खिलाफ क्या क्या केस लगेंगे? विक्रम चुप रहा। इंस्पेक्टर बोले, अपहरण, हत्या, सबूत छुपाना। विक्रम की सांस तेज हो गई। इंस्पेक्टर ने धीरे से कहा, अगर सच बताओगे तो शायद अदालत में फर्क पड़े। विक्रम ने सिर उठाया। कुछ सेकंड बाद उसने कहा, एक बात है। इंस्पेक्टर तुरंत आगे झुक गए। क्या? विक्रम बोला, उस दिन जब हम लड़की को गोदाम में रखे थे, तब महेंद्र सर खुद वहां आए थे। इंस्पेक्टर की आंखें सिकुड़ गईं। क्या कहा था उन्होंने? विक्रम ने जवाब दिया, उन्होंने लड़की को देखा, फिर कहा कि गलती नहीं होनी चाहिए। इंस्पेक्टर ने धीरे से कहा, मतलब ये सब उनकी योजना थी? विक्रम ने सिर हिलाया। इंस्पेक्टर ने तुरंत कुर्सी से उठकर बाहर कदम रखा। उन्होंने अपने सिपाही से कहा, टीम तैयार करो अभी। सिपाही ने पूछा, कहाँ जाना है सर? इंस्पेक्टर ने ठंडी आवाज में कहा, महेंद्र चौहान के पास। कुछ ही मिनट में पुलिस की 2 गाड़ियां फिर से शहर की सड़कों पर दौड़ रही थीं। इस बार उनका लक्ष्य साफ था। उधर महेंद्र चौहान अपने बंगले के स्टडी रूम में बैठा था। उसके सामने मेज पर एक फाइल खुली हुई थी, लेकिन उसका ध्यान कहीं और था। अचानक उसका फोन बजा। उसने स्क्रीन देखी। नंबर अनजान था। उसने कॉल उठाई। दूसरी तरफ से धीमी आवाज आई, पुलिस ने विक्रम को पकड़ लिया है। महेंद्र का चेहरा अचानक गंभीर हो गया। कुछ सेकंड तक वो कुछ नहीं बोला। फिर उसने धीरे से कहा, समझ गया। फोन कट गया। महेंद्र कुर्सी से उठा। वो खिड़की के पास गया। कुछ देर तक बाहर देखता रहा। फिर उसने अपने ड्राइवर को आवाज दी, गाड़ी निकालो। लेकिन उसी समय बंगले के बाहर पुलिस की गाड़ियों की आवाज गूंज उठी। महेंद्र चौहान खिड़की से बाहर देखने लगा। गेट के सामने पुलिस की 2 गाड़ियां रुक चुकी थीं और उनमें से इंस्पेक्टर अरविंद सिंह उतर रहे थे। बंगले के बाहर पुलिस की गाड़ियों की आवाज गूंज रही थी। गेट के सामने 2 गाड़ियां रुक चुकी थीं। इंस्पेक्टर अरविंद सिंह धीरे धीरे गेट के अंदर दाखिल हुए। उनके साथ 4 पुलिस वाले थे। गार्ड उन्हें देखकर घबरा गया। उसने तुरंत फोन उठाने की कोशिश की, लेकिन इंस्पेक्टर ने सख्त आवाज में कहा, फोन नीचे रखो। गार्ड ने तुरंत फोन नीचे रख दिया। इंस्पेक्टर सीधे मुख्य दरवाजे की तरफ बढ़े। अंदर स्टडी रूम में खड़ा महेंद्र चौहान खिड़की से सब देख रहा था। उसके चेहरे पर घबराहट नहीं थी, लेकिन वो समझ चुका था कि पुलिस इतनी जल्दी दोबारा आने का मतलब साफ है, कुछ बड़ा बदल चुका है। उसने धीरे से गहरी सांस ली और दरवाजे की तरफ चल दिया। कुछ सेकंड बाद दरवाजा खुला। इंस्पेक्टर अरविंद अंदर आए। दोनों कुछ पल एक दूसरे को देखते रहे। महेंद्र ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, इंस्पेक्टर साहब, इतनी जल्दी फिर मुलाकात? इंस्पेक्टर ने सीधे जवाब दिया, विक्रम मिल गया। ये सुनते ही महेंद्र के चेहरे की मुस्कान कुछ पल के लिए गायब हो गई। उसने तुरंत खुद को संभाल लिया और बोला, अच्छी बात है। इंस्पेक्टर ने धीमी आवाज में कहा, उसने सब बता दिया। कमरे में खामोशी फैल गई। महेंद्र कुछ सेकंड तक चुप रहा। फिर बोला, क्या बताया? इंस्पेक्टर ने आगे बढ़कर कहा कि रिया का अपहरण तुम्हारे कहने पर हुआ। महेंद्र ने तुरंत सिर हिलाया, ये झूठ है। इंस्पेक्टर ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, और यह भी कि तुम खुद गोदाम में आए थे। अब महेंद्र का चेहरा गंभीर हो गया। वो कुछ सेकंड तक सोचता रहा।
फिर बोला, इंस्पेक्टर साहब, अपराधी अक्सर बचने के लिए बड़े लोगों का नाम लेते हैं। इंस्पेक्टर ने जेब से कागज निकाला और टेबल पर रख दिया। ये कॉल रिकॉर्ड है। महेंद्र ने कागज की तरफ देखा लेकिन कुछ नहीं बोला। इंस्पेक्टर ने आगे कहा, और यह सिर्फ शुरुआत है। कमरे में मौजूद पुलिस वाले चुप खड़े थे। महेंद्र धीरे धीरे कुर्सी पर बैठ गया। उसने कहा, तो अब क्या करेंगे आप? इंस्पेक्टर ने जवाब दिया, आपको हमारे साथ चलना होगा। महेंद्र ने हल्की हंसी के साथ कहा, क्या आपके पास गिरफ्तारी वारंट है? इंस्पेक्टर कुछ सेकंड चुप रहे, फिर बोले, फिलहाल पूछताछ के लिए ले जा रहे हैं। महेंद्र ने कुर्सी से उठते हुए कहा, ठीक है, मैं चलता हूँ। लेकिन उसकी आंखों में अभी भी वही आत्मविश्वास था। कुछ मिनट बाद पुलिस की गाड़ी बंगले से निकल चुकी थी। उधर पुलिस स्टेशन में विक्रम अभी भी पूछताछ वाले कमरे में बैठा था। उसके चेहरे पर थकान साफ दिखाई दे रही थी। दरवाजा खुला, एक सिपाही अंदर आया। उसने कहा, महेंद्र चौहान आ गया है। विक्रम का चेहरा तुरंत बदल गया। कुछ ही देर में महेंद्र को दूसरे कमरे में बैठाया गया। इंस्पेक्टर अरविंद अंदर आए। उन्होंने कुर्सी खींचकर सामने बैठते हुए कहा, अब सच बोलना ही बेहतर होगा। महेंद्र ने शांत आवाज में कहा, मैं पहले भी सच ही बोल रहा था। इंस्पेक्टर ने कहा, विक्रम ने बयान दे दिया है। महेंद्र ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, एक अपराधी का बयान अदालत में ज्यादा देर टिकता नहीं। इंस्पेक्टर कुछ पल चुप रहे, फिर बोले, रिया मर चुकी है। कमरे में फिर सन्नाटा फैल गया। महेंद्र ने कुछ सेकंड तक इंस्पेक्टर की तरफ देखा, फिर धीरे से कहा, ये दुखद है। इंस्पेक्टर की आवाज सख्त हो गई। दुखद नहीं, हत्या है। महेंद्र ने कोई जवाब नहीं दिया। उधर उसी समय पुलिस की दूसरी टीम विजय, शंकर और रफीक की तलाश में शहर के अलग अलग इलाकों में छापेमारी कर रही थी। रात का समय था। शहर की कई गलियों में पुलिस की गाड़ियां घूम रही थीं। करीब 1 घंटे बाद खबर आई कि विजय को बस अड्डे के पास देखा गया है। पुलिस तुरंत वहां पहुंची। बस अड्डे पर भीड़ थी। लोग इधर उधर जा रहे थे। एक सिपाही ने दूर खड़े आदमी की तरफ इशारा किया। वह रहा। विजय टिकट काउंटर के पास खड़ा था। उसे शायद शहर छोड़ने की जल्दी थी। पुलिस धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगी। अचानक विजय की नज़र पुलिस पर पड़ गई। उसका चेहरा सफ़ेद पड़ गया। वह तुरंत मुड़ा और भीड़ में भागने लगा, लेकिन पुलिस पहले से तैयार थी। 2 सिपाहियों ने उसे पकड़ लिया। कुछ सेकंड की धक्का मुक्की के बाद विजय को भी हिरासत में ले लिया गया। उधर पुलिस स्टेशन में इंस्पेक्टर अरविंद अभी भी महेंद्र से पूछताछ कर रहे थे। इंस्पेक्टर ने पूछा, तुम्हें रिया से क्या दुश्मनी थी? महेंद्र ने कहा, कोई दुश्मनी नहीं थी। इंस्पेक्टर ने कहा, तो फिर उसे क्यों उठवाया? महेंद्र चुप रहा। इंस्पेक्टर ने मेज पर हाथ मारा। जवाब दो। महेंद्र ने धीरे से कहा, मैंने किसी को नहीं उठवाया। उसी समय दरवाजा खुला। एक सिपाही अंदर आया। उसने कहा, सर, विजय पकड़ा गया है। इंस्पेक्टर अरविंद ने तुरंत कहा, उसे अंदर लाओ। कुछ मिनट बाद विजय को कमरे में लाया गया। उसकी नज़र जैसे ही महेंद्र पर पड़ी, वह घबरा गया। कमरे में तीनों की आंखें एक दूसरे पर टिक गईं। इंस्पेक्टर अरविंद ने धीरे से कहा, अब देखता हूँ कौन कितना सच बोलता है। कमरे में 3 लोग बैठे थे, इंस्पेक्टर अरविंद सिंह, महेंद्र चौहान और विजय। कमरे के कोने में 2 सिपाही खड़े थे। माहौल भारी था, कोई कुछ नहीं बोल रहा था। विजय की नज़र बार बार नीचे जा रही थी। वो स्पष्ट रूप से घबराया हुआ था। दूसरी तरफ महेंद्र चौहान बिल्कुल शांत बैठा था, जैसे उसे किसी बात की चिंता ही न हो। इंस्पेक्टर अरविंद ने धीरे धीरे कुर्सी से उठकर कमरे में टहलना शुरू किया। फिर वह विजय के सामने आकर रुक गए। उन्होंने कहा, तुम्हें पता है मामला कितना बड़ा हो चुका है? विजय ने धीरे से सिर हिलाया लेकिन कुछ बोला नहीं। इंस्पेक्टर ने कहा, अपहरण, हत्या, सबूत छुपाना, अगर तुम सच नहीं बोलोगे तो पूरी जिंदगी जेल में बिताओगे। विजय की सांस तेज हो गई। इंस्पेक्टर ने फिर कहा, लेकिन अगर सच बोलोगे तो अदालत में तुम्हारे लिए कुछ राहत हो सकती है। विजय ने एक पल के लिए महेंद्र की तरफ देखा। महेंद्र ने बिल्कुल भावहीन चेहरा बनाए रखा।
इंस्पेक्टर ने तुरंत यह नोटिस किया। उन्होंने कहा, उधर मत देखो, यहाँ देखो। विजय ने धीरे से सिर उठाया। इंस्पेक्टर ने पूछा, रिया को कॉलेज से किसने उठाया? विजय ने होंठ भींच लिए। कुछ सेकंड बाद उसने कहा, हमने। इंस्पेक्टर ने पूछा, हम मतलब कौन? मैं, विक्रम, शंकर और रफीक। इंस्पेक्टर ने पूछा, किसके कहने पर? विजय चुप हो गया। कमरे में फिर सन्नाटा फैल गया। इंस्पेक्टर ने मेज पर रखी फाइल उठाई और उसमें से फोटो निकालकर विजय के सामने रख दी। वह रिया की फोटो थी। इंस्पेक्टर ने धीमी आवाज में कहा, ये लड़की मर चुकी है और अब तुम्हारे पास सच बोलने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। विजय की आंखें फोटो पर टिक गईं। उसकी उंगलियां कांपने लगीं। कुछ सेकंड बाद उसने धीरे से कहा, महेंद्र सर के कहने पर। कमरे में खड़े सिपाहियों ने एक दूसरे की तरफ देखा। इंस्पेक्टर अरविंद धीरे धीरे महेंद्र की तरफ मुड़े। महेंद्र अभी भी शांत बैठा था। इंस्पेक्टर ने कहा, सुना आपने? महेंद्र ने तुरंत जवाब दिया, ये झूठ बोल रहा है। इंस्पेक्टर ने विजय से पूछा, क्यों उठाया गया था रिया को? विजय ने सिर हिलाया, हमें वजह नहीं बताई गई थी। इंस्पेक्टर ने पूछा, गोदाम में क्या हुआ था? विजय बोला, उसे बांध कर रखा था, सर आए थे। इंस्पेक्टर ने तुरंत पूछा, कौन सर? विजय ने सीधे महेंद्र की तरफ देखा। महेंद्र सर। कमरे में फिर सन्नाटा छा गया। महेंद्र ने कुर्सी पर थोड़ा आगे झुकते हुए कहा, इंस्पेक्टर, ये सब मिलकर मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। इंस्पेक्टर ने कहा, तो फिर बताइए उस दिन आप कहाँ थे? महेंद्र ने तुरंत जवाब दिया, अपने ऑफिस में। इंस्पेक्टर ने पूछा, कोई गवाह? महेंद्र ने कहा, कई लोग हैं। इंस्पेक्टर कुछ सेकंड सोचते रहे। फिर उन्होंने विजय से पूछा, रिया को किसने मारा? विजय ने धीरे से कहा, विक्रम ने। इंस्पेक्टर ने पूछा, क्यों? विजय बोला, क्योंकि पुलिस गोदाम तक पहुंच गई थी। इंस्पेक्टर ने पूछा, क्या महेंद्र चौहान को इसके बारे में पता था? विजय चुप हो गया। कमरे में कुछ सेकंड तक कोई आवाज नहीं हुई। फिर विजय ने धीरे से कहा, मुझे नहीं पता। इंस्पेक्टर अरविंद कुर्सी पर बैठ गए। उन्होंने अपनी उंगलियां मेज पर थपथपानी शुरू की। अब तक दो लोग बयान दे चुके थे, विक्रम और विजय। दोनों ने अलग अलग समय पर लगभग एक जैसी बात कही थी। लेकिन अभी भी सबसे बड़ा सवाल बाकी था, रिया को क्यों उठाया गया था? इंस्पेक्टर ने महेंद्र से पूछा, रिया को जानते थे आप? महेंद्र ने कहा, नहीं। इंस्पेक्टर ने पूछा, उसके परिवार को? नहीं। इंस्पेक्टर ने फिर पूछा, तो फिर यह सब क्यों? महेंद्र चुप रहा। उधर उसी समय पुलिस की दूसरी टीम शंकर और रफीक की तलाश कर रही थी। शहर के कई इलाकों में छापेमारी हो रही थी। करीब आधी रात को एक खबर आई, रफीक को रेलवे स्टेशन के पास देखा गया था। पुलिस तुरंत वहां पहुंची, लेकिन जब तक पुलिस वहां पहुंची, रफीक गायब हो चुका था। उधर शंकर का भी कोई पता नहीं चल रहा था। इंस्पेक्टर अरविंद को ये खबर मिली। उन्होंने तुरंत कहा, दोनों को हर हाल में पकड़ना है। उधर पूछताछ वाले कमरे में माहौल और भारी हो चुका था। विजय चुप बैठा था। महेंद्र कुर्सी पर पीछे टिक गया था। इंस्पेक्टर अरविंद ने धीरे से कहा, मुझे लग रहा है इस कहानी में अभी बहुत कुछ छुपा हुआ है। उन्होंने महेंद्र की आंखों में देखते हुए कहा, और वह सच तुम जानते हो? महेंद्र कुछ सेकंड तक चुप रहा। फिर उसने धीरे से कहा, इंस्पेक्टर साहब, अगर मैं कहूं कि इस मामले में आप गलत दिशा में जा रहे हैं, तो? इंस्पेक्टर ने भौहें सिकोड़ लीं। क्या मतलब? महेंद्र ने धीरे से कहा, जिस वजह से रिया मरी है, वो वजह आप सोच भी नहीं सकते। कमरे में फिर सन्नाटा फैल गया। महेंद्र चौहान की आखिरी बात ने इंस्पेक्टर अरविंद सिंह को कुछ सेकंड के लिए रोक दिया था। इंस्पेक्टर की नजरें सीधी महेंद्र के चेहरे पर टिकी थीं। उन्होंने धीरे से कुर्सी की पीठ पर हाथ रखा और झुककर पूछा, क्या मतलब है तुम्हारा? महेंद्र ने कुछ सेकंड तक चुप रहकर इंस्पेक्टर की आंखों में देखा। फिर उसने कहा, मतलब ये कि आप जिस वजह से मुझे पकड़ने आए हैं, असली वजह उससे अलग है। इंस्पेक्टर ने कुर्सी खींचकर सामने बैठते हुए कहा, सीधे बोलो। महेंद्र ने हल्की सांस ली और बोला, रिया की मौत की वजह आप समझ ही नहीं रहे।
विजय चुप बैठा था लेकिन उसकी नजरें अचानक महेंद्र पर टिक गईं। इंस्पेक्टर ने पूछा, तो तुम बताओ, वजह क्या है? महेंद्र ने तुरंत जवाब नहीं दिया। उसने पानी का गिलास उठाया और एक घूंट लिया। फिर बोला, उस लड़की ने कुछ ऐसा देख लिया था जो उसे नहीं देखना चाहिए था। कमरे में खड़े सिपाही भी ध्यान से सुनने लगे। इंस्पेक्टर ने धीरे से पूछा, क्या देखा था उसने? महेंद्र ने कहा, ये बात विक्रम जानता है। इंस्पेक्टर तुरंत कुर्सी से उठे। उन्होंने सिपाही से कहा, विक्रम को यहाँ लाओ। कुछ मिनट बाद दरवाजा खुला और विक्रम को अंदर लाया गया। विक्रम की नज़र जैसे ही महेंद्र पर पड़ी, उसका चेहरा बदल गया। कमरे में चारों तरफ चुप्पी फैल गई। इंस्पेक्टर अरविंद ने कहा, अभी जो बात हुई है वह तुम भी सुन लो। फिर उन्होंने महेंद्र की तरफ देखा। अब बोलो। महेंद्र ने कुर्सी पर थोड़ा आगे झुकते हुए कहा, उस दिन शाम को रिया कॉलेज से जल्दी निकली थी। इंस्पेक्टर ने कहा, हमें पता है, उसे फोन करके बाहर बुलाया गया था। महेंद्र ने सिर हिलाया, लेकिन उससे पहले वह कॉलेज के पीछे वाले रास्ते से गई थी। इंस्पेक्टर ने पूछा, तो? महेंद्र ने धीमी आवाज में कहा, वहां उसने कुछ देखा था। इंस्पेक्टर की भौहें सिकुड़ गईं। क्या देखा? महेंद्र ने सीधे जवाब नहीं दिया। उसने कहा, विक्रम, तुम बताओ। कमरे की सारी नजरें अब विक्रम पर टिक गईं। विक्रम कुछ सेकंड तक चुप बैठा रहा। उसकी सांस थोड़ी तेज हो गई। फिर उसने धीरे से कहा, रिया ने एक फोटो खींची थी। इंस्पेक्टर ने तुरंत पूछा, किसकी? विक्रम ने जवाब दिया, महेंद्र सर की। कमरे में खड़े सिपाही एकदम चौंक गए। इंस्पेक्टर ने तुरंत महेंद्र की तरफ देखा। महेंद्र बिल्कुल शांत बैठा था। इंस्पेक्टर ने फिर विक्रम से पूछा, कहाँ? विक्रम बोला, कॉलेज के पीछे वाले रास्ते पर। वहाँ क्या कर रहे थे महेंद्र चौहान? विक्रम ने सिर झुका लिया। कुछ सेकंड बाद उसने कहा, वहाँ एक आदमी था। इंस्पेक्टर ने पूछा, कौन आदमी? विक्रम ने जवाब दिया, वह आदमी मर चुका था। कमरे में सन्नाटा छा गया। इंस्पेक्टर अरविंद ने धीमी आवाज में कहा, मतलब? विक्रम ने कहा, रिया ने महेंद्र सर को उस आदमी के साथ देखा था और उसने फोटो खींच ली थी। इंस्पेक्टर ने तुरंत महेंद्र की तरफ देखा। महेंद्र अब भी शांत बैठा था लेकिन उसकी आंखों में अब हल्की सख्ती आ गई थी। इंस्पेक्टर ने पूछा, ये सच है? महेंद्र ने धीरे से कहा, उसने फोटो खींची थी लेकिन कहानी पूरी नहीं है। इंस्पेक्टर ने कहा, तो पूरी कहानी बताओ। महेंद्र ने गहरी सांस ली। वह आदमी मेरा दुश्मन था और उस दिन उसकी हत्या हो चुकी थी, लेकिन जब मैं वहां पहुंचा तब वह पहले से मरा हुआ था। इंस्पेक्टर ने कहा, और रिया ने तुम्हें वहां देख लिया? महेंद्र ने सिर हिलाया। उसने फोटो खींच ली। इंस्पेक्टर ने पूछा, फिर? महेंद्र बोला, मुझे डर था कि वो फोटो पुलिस तक पहुंच जाएगी। इंस्पेक्टर ने कहा, इसलिए तुमने उसे उठवा लिया? महेंद्र चुप रहा। इंस्पेक्टर की आवाज सख्त हो गई। जवाब दो। महेंद्र ने धीरे से कहा, मैं बस फोटो चाहता था, लड़की को मारने का इरादा नहीं था। विजय ने अचानक कहा, लेकिन सर आपने कहा था गलती नहीं होनी चाहिए। महेंद्र ने विजय की तरफ देखा लेकिन कुछ नहीं बोला। इंस्पेक्टर अरविंद अब पूरी तरह समझ चुके थे कि मामला कितना उलझा हुआ है। उन्होंने विक्रम से पूछा, रिया का फोन कहाँ है? विक्रम ने जवाब दिया, गोदाम में हमने तोड़ दिया था। इंस्पेक्टर ने तुरंत सिपाही से कहा, गोदाम फिर से सर्च करो। सिपाही कमरे से बाहर चला गया। कमरे में फिर सन्नाटा फैल गया। अब एक नई बात सामने आ चुकी थी, रिया ने एक फोटो खींची थी। लेकिन उस फोटो में क्या था? क्या सच में महेंद्र किसी हत्या के पास खड़ा था, या कहानी में कोई और रहस्य छुपा था? इंस्पेक्टर अरविंद धीरे धीरे कुर्सी पर बैठे। उन्होंने महेंद्र की आंखों में देखते हुए कहा, अगर वह फोटो मिल गई तो सच भी मिल जाएगा। महेंद्र ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, और अगर वह फोटो कभी मिली ही नहीं तो? कमरे में कुछ पल तक कोई आवाज नहीं हुई। महेंद्र चौहान की आखिरी बात हवा में जैसे ठहर गई थी, और अगर वह फोटो कभी मिली ही नहीं तो? इंस्पेक्टर अरविंद सिंह कुर्सी पर बैठे हुए उसे ध्यान से देख रहे थे। उनकी आंखों में अब पहले से ज्यादा सतर्कता थी। उन्होंने धीरे से कहा,
तस्वीरें गायब हो सकती हैं, लेकिन सच ज्यादा देर नहीं छुपता। महेंद्र ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, देखते हैं। इंस्पेक्टर ने तुरंत सिपाही को बुलाया। गोदाम की पूरी तलाशी दोबारा लो। दीवार, जमीन, कूड़ेदान, हर जगह देखो। अगर फोन का एक टुकड़ा भी मिले तो लेकर आओ। सिपाही ने सिर हिलाया और तुरंत बाहर चला गया। कमरे में फिर चुप्पी छा गई। विजय कुर्सी पर बैठा था और उसकी सांस अभी भी थोड़ी तेज चल रही थी। विक्रम ने सिर झुका रखा था। महेंद्र कुर्सी पर पीछे टिककर बैठा था, जैसे उसे किसी बात की चिंता न हो। इंस्पेक्टर ने अचानक विक्रम से पूछा, जब रिया को उठाया गया था तब उसके पास फोन था? विक्रम ने सिर उठाया। हाँ। तुमने उससे फोन कब लिया? जब वो कार में बैठी थी। फिर मैंने फोन बंद कर दिया। क्या तुमने फोन चेक किया था? विक्रम ने कुछ सेकंड सोचा। हाँ, उसमें कैमरा खुला हुआ था। इंस्पेक्टर तुरंत आगे झुक गए। मतलब उसने फोटो खींची थी, लेकिन मैंने वो फोटो नहीं देखी। इंस्पेक्टर ने पूछा, क्यों? विक्रम बोला, हम जल्दी में थे और सर ने कहा था कि फोन नष्ट कर दो। इंस्पेक्टर ने पूछा, किस सर ने? विक्रम ने धीरे से कहा, महेंद्र सर। कमरे में फिर खामोशी फैल गई। इंस्पेक्टर ने महेंद्र की तरफ देखा। कुछ कहना चाहेंगे? महेंद्र ने शांत आवाज में कहा, अगर वो फोटो इतनी महत्वपूर्ण थी तो तुम्हें अभी तक मिल क्यों नहीं गई? इंस्पेक्टर ने जवाब दिया, शायद इसलिए क्योंकि तुमने उसे छुपा दिया। महेंद्र ने सिर हिलाया। नहीं, इसलिए क्योंकि वह फोटो असल में कुछ साबित नहीं करती। इंस्पेक्टर ने पूछा, मतलब? महेंद्र ने कहा, क्योंकि वह आदमी पहले से मरा हुआ था। इंस्पेक्टर ने कुछ नहीं कहा। उसी समय दरवाजा खुला। एक सिपाही तेजी से अंदर आया। उसके हाथ में एक छोटा पारदर्शी बैग था। सर, गोदाम से मिला है। इंस्पेक्टर तुरंत खड़े हो गए। बैग में टूटा हुआ मोबाइल फोन था। फोन के कई टुकड़े थे, लेकिन स्क्रीन का हिस्सा अभी भी पहचाना जा सकता था। इंस्पेक्टर ने पूछा, क्या डेटा निकल सकता है? सिपाही ने कहा, फोरेंसिक टीम कोशिश कर रही है। इंस्पेक्टर ने तुरंत कहा, उन्हें बोलो कि फोन की मेमोरी रिकवर करनी ही होगी। सिपाही बाहर चला गया। कमरे में मौजूद सभी लोग उस छोटे से बैग की तरफ देख रहे थे। अब उस फोन में ही वह राज छुपा था जिसके लिए रिया को उठाया गया था। इंस्पेक्टर ने महेंद्र की तरफ देखा। अब देखेंगे फोटो क्या कहती है। महेंद्र ने कोई जवाब नहीं दिया। उधर उसी समय शहर के दूसरे हिस्से में पुलिस की टीम अभी भी शंकर और रफीक को ढूंढ रही थी। करीब 2 घंटे बाद एक खबर आई। शंकर को एक छोटे होटल में देखा गया था। पुलिस तुरंत वहां पहुंची। होटल के कमरे का दरवाजा बंद था। सिपाहियों ने दरवाजा खटखटाया। अंदर से कोई जवाब नहीं आया। इंस्पेक्टर की टीम ने दरवाजा तोड़ दिया। दरवाजा खुलते ही अंदर का दृश्य देखकर सभी रुक गए। कमरे में शंकर जमीन पर पड़ा था। उसकी सांस चल रही थी, लेकिन वो बुरी तरह घायल था। उसके पास एक खाली शराब की बोतल और कुछ गोलियों की स्ट्रिप पड़ी थी। लग रहा था उसने आत्महत्या की कोशिश की थी। पुलिस ने तुरंत एम्बुलेंस बुला ली। उधर पुलिस स्टेशन में इंस्पेक्टर अरविंद को ये खबर मिली। उन्होंने तुरंत कहा, उसे अस्पताल ले जाओ और होश में आते ही पूछताछ करनी है। उधर फोरेंसिक लैब में टूटा हुआ फोन टेबल पर रखा था। टेक्निकल एक्सपर्ट धीरे धीरे उसके हिस्सों को जोड़ने की कोशिश कर रहे थे। एक एक्सपर्ट ने कहा, मेमोरी चिप सही लग रही है। दूसरे ने कहा, अगर चिप सुरक्षित है तो फोटो मिल सकती है। कई घंटे की मेहनत के बाद आखिरकार कंप्यूटर स्क्रीन पर डेटा दिखाई देने लगा। फोन की गैलरी खुल गई। एक एक करके फोटो सामने आने लगे, लेकिन अचानक स्क्रीन पर एक फोटो आकर रुक गई। कमरे में बैठे सभी लोग चुप हो गए। फोटो में एक सुनसान रास्ता था। जमीन पर एक आदमी पड़ा था और उसके पास खड़ा था महेंद्र चौहान। लेकिन फोटो में एक और चीज थी। महेंद्र के पीछे अंधेरे में एक दूसरा आदमी भी खड़ा था। उसका चेहरा आधा दिखाई दे रहा था, लेकिन जो चीज सबसे ज्यादा चौंकाने वाली थी वो ये थी कि वो आदमी पुलिस की वर्दी में था। फोरेंसिक एक्सपर्ट ने धीरे से कहा, सर, ये पुलिस वाला है। उधर पुलिस स्टेशन में बैठे इंस्पेक्टर अरविंद को अभी तक इस बात का पता नहीं था।
लेकिन कुछ ही मिनटों में ये खबर उनके पास पहुंचने वाली थी और यह खबर पूरे केस की दिशा बदल देने वाली थी। फोरेंसिक लैब के कमरे में मौजूद सभी लोग कंप्यूटर स्क्रीन को घूर रहे थे। स्क्रीन पर वही फोटो खुली हुई थी जिसे देखकर कुछ सेकंड के लिए कमरे में मौजूद हर व्यक्ति चुप हो गया था। फोटो में जमीन पर पड़ा हुआ आदमी साफ दिखाई दे रहा था। उसके पास खड़ा महेंद्र चौहान भी साफ पहचान में आ रहा था। लेकिन असली चौंकाने वाली चीज वह दूसरा आदमी था जो थोड़ी दूरी पर खड़ा था। उसकी वर्दी साफ बता रही थी कि वो पुलिस वाला है। उसका चेहरा आधा अंधेरे में था लेकिन फिर भी इतना साफ था कि पहचान की जा सके। फोरेंसिक एक्सपर्ट ने तुरंत उस फोटो को जूम करना शुरू किया। स्क्रीन पर धीरे धीरे उस पुलिस वाले का चेहरा बड़ा होने लगा। कमरे में बैठे एक जूनियर अधिकारी ने धीरे से कहा, सर, ये तो। वह अपनी बात पूरी नहीं कर पाया। दूसरे एक्सपर्ट ने कहा, चेहरा पहचानने के लिए और क्लियर करना होगा। उन्होंने फोटो को और साफ करने के लिए सॉफ्टवेयर चलाया। कुछ सेकंड बाद तस्वीर थोड़ी और साफ हो गई। अब उस पुलिस वाले का चेहरा लगभग साफ दिखाई दे रहा था। फोरेंसिक एक्सपर्ट ने धीरे से कहा, ये फोटो तुरंत इंस्पेक्टर अरविंद सर को भेजनी होगी। उसी समय एक अधिकारी ने फोटो की कॉपी सुरक्षित कर ली और तुरंत पुलिस स्टेशन को कॉल लगाया। उधर पुलिस स्टेशन में इंस्पेक्टर अरविंद सिंह अपने कमरे में बैठे केस की फाइल देख रहे थे। उनकी आंखों में थकान जरूर थी लेकिन दिमाग पूरी तरह काम कर रहा था। दरवाजे पर दस्तक हुई। एक सिपाही अंदर आया। सर, फोरेंसिक लैब से कॉल है। इंस्पेक्टर ने तुरंत फोन उठाया। हाँ, बोलिए। दूसरी तरफ से आवाज आई, सर, फोन से फोटो रिकवर हो गई है। इंस्पेक्टर ने तुरंत कहा, क्या दिख रहा है उसमें? कुछ सेकंड की चुप्पी रही। फिर जवाब आया, सर, फोटो में महेंद्र चौहान है और उसके साथ एक पुलिस वाला भी खड़ा है। इंस्पेक्टर अरविंद कुछ पल के लिए बिल्कुल चुप हो गए। उन्होंने धीरे से पूछा, कौन पुलिस वाला? लैब से आवाज आई, हम अभी पूरी तरह कंफर्म नहीं हैं, लेकिन चेहरा साफ दिखाई दे रहा है। हम फोटो आपको भेज रहे हैं। कुछ ही सेकंड बाद इंस्पेक्टर के मोबाइल पर फोटो आ गई। उन्होंने स्क्रीन खोली। जैसे ही उनकी नज़र फोटो पर पड़ी, उनका चेहरा गंभीर हो गया। उन्होंने फोटो को ध्यान से देखा, फिर एक बार और देखा। उनकी उंगलियां हल्का सा कांप गईं। उन्होंने धीरे से कुर्सी पर पीछे सिर टिकाया, क्योंकि उस फोटो में दिखाई देने वाला पुलिस वाला कोई और नहीं बल्कि शहर का एसीपी था, एसीपी राजीव मल्होत्रा। कमरे में कुछ पल तक इंस्पेक्टर अरविंद बिल्कुल शांत बैठे रहे। उनके दिमाग में अब बहुत सी बातें एक साथ जुड़ने लगी थीं। अगर एसीपी राजीव मल्होत्रा इस मामले में शामिल था तो इसका मतलब ये केस सिर्फ एक किडनैपिंग या हत्या का मामला नहीं था। यह उससे कहीं ज्यादा बड़ा था। उसी समय दरवाजा खुला। एक सिपाही अंदर आया। सर, शंकर को अस्पताल में होश आ गया है। इंस्पेक्टर ने तुरंत कहा, मैं अभी आता हूँ। कुछ ही मिनटों बाद इंस्पेक्टर अरविंद अस्पताल पहुंच चुके थे। शंकर अस्पताल के बेड पर पड़ा था। उसके हाथ में सलाइन लगी थी। उसके चेहरे पर कमजोरी साफ दिखाई दे रही थी। डॉक्टर ने कहा, ज्यादा देर पूछताछ मत कीजिएगा। इंस्पेक्टर ने सिर हिलाया। वह शंकर के पास जाकर खड़े हो गए। कैसे हो? शंकर ने मुश्किल से आंखें खोलीं। उसने इंस्पेक्टर को देखा और घबराकर नजरें फेर लीं। इंस्पेक्टर ने धीरे से कहा, हम सब जानते हैं, अब सच बोलना ही बेहतर है। शंकर कुछ सेकंड तक चुप रहा। फिर उसने धीरे से कहा, मैंने किसी को नहीं मारा। इंस्पेक्टर ने कहा, हमें पता है, लेकिन तुम सब जानते हो। शंकर की सांस तेज हो गई। इंस्पेक्टर ने पूछा, रिया को क्यों उठाया गया था? शंकर ने जवाब दिया, फोटो के लिए। इंस्पेक्टर ने पूछा, कौन सी फोटो? शंकर ने धीरे से कहा, वही जिसमें सर थे। इंस्पेक्टर ने पूछा, कौन सर? शंकर कुछ सेकंड तक चुप रहा। फिर उसने धीरे से कहा, एसीपी राजीव मल्होत्रा। कमरे में खड़े पुलिस वाले एकदम चौंक गए। इंस्पेक्टर अरविंद का चेहरा गंभीर हो गया। उन्होंने पूछा, एसीपी उस रात वहां क्यों था? शंकर ने कहा, क्योंकि जिस आदमी की लाश वहां पड़ी थी उसे एसीपी ने मारा था। ये सुनते ही कमरे में खामोशी फैल गई।
इंस्पेक्टर अरविंद ने धीमी आवाज में पूछा। और महेंद्र चौहान? शंकर ने जवाब दिया। वह एसीपी का काम करता था। अब पूरा केस एक नई मोड़ पर पहुंच चुका था। रिया ने जो फोटो खींची थी वह सिर्फ एक हत्या की गवाही नहीं थी, वह एक ऐसे राज का सबूत थी जिसमें पुलिस का एक बड़ा अधिकारी शामिल था। लेकिन अभी भी एक सवाल बाकी था। अगर एसीपी राजीव मल्होत्रा इस सब में शामिल था, तो क्या वह अभी भी चुप बैठा रहेगा, या फिर वह इस केस को हमेशा के लिए खत्म करने की कोशिश करेगा? अस्पताल के कमरे में कुछ पल तक कोई आवाज नहीं हुई। शंकर की बात सुनने के बाद वहां खड़े हर व्यक्ति के चेहरे पर तनाव साफ दिखाई दे रहा था। इंस्पेक्टर अरविंद सिंह शंकर को घूरते हुए खड़े थे। उन्होंने धीरे से पूछा, जो तुम कह रहे हो वह सच है? शंकर ने कमजोर आवाज में कहा, हाँ। इंस्पेक्टर ने फिर पूछा, एसीपी राजीव मल्होत्रा उस रात वहां क्यों था? शंकर ने आंखें बंद कर ली जैसे वो पूरी घटना याद कर रहा हो। फिर उसने कहा, उस आदमी का नाम सुरेश यादव था। इंस्पेक्टर ने तुरंत पूछा, कौन था वह? शंकर ने कहा, पहले पुलिस में था, बाद में उसने कई लोगों के खिलाफ सबूत इकट्ठा करने शुरू कर दिए थे। इंस्पेक्टर ने पूछा, किसके खिलाफ? शंकर ने धीमे से कहा, एस बड़ी ईपी के खिलाफ और महेंद्र चौहान के खिलाफ। कमरे में मौजूद पुलिस वाले एक दूसरे को देखने लगे। इंस्पेक्टर अरविंद अब पूरी तरह ध्यान से सुन रहे थे। उन्होंने पूछा, सुरेश यादव को किसने मारा? शंकर ने जवाब दिया, एसीपी ने। इंस्पेक्टर ने पूछा, और महेंद्र? शंकर ने कहा, वह वहां पहले से मौजूद था, दोनों ने मिलकर काम किया था। इंस्पेक्टर ने गहरी सांस ली। अब तस्वीर धीरे धीरे साफ होने लगी थी। सुरेश यादव शायद किसी बड़े खुलासे के करीब पहुंच गया था, और उसी वजह से उसकी हत्या कर दी गई थी। लेकिन समस्या ये थी कि रिया ने उस हत्या का सबूत देख लिया था। इंस्पेक्टर ने पूछा, रिया वहां कैसे पहुंची? शंकर ने जवाब दिया, वह कॉलेज के पीछे वाले रास्ते से जा रही थी, शायद घर जल्दी जाना चाहती थी, तभी उसने सब देख लिया और उसने फोटो खींच ली। शंकर ने सिर हिलाया। हाँ। इंस्पेक्टर ने पूछा, फिर? शंकर बोला, वह भाग गई, लेकिन एसीपी ने उसे देख लिया था। कमरे में फिर सन्नाटा छा गया। इंस्पेक्टर ने धीरे से कहा, मतलब एसीपी को पता था कि रिया ने फोटो ली है? शंकर ने कहा, हाँ। फिर क्या हुआ? शंकर ने जवाब दिया, एसीपी ने महेंद्र सर को कहा कि लड़की को ढूंढो और फोटो वापस लाओ। इंस्पेक्टर ने पूछा, और इसलिए उसे किडनैप किया गया? शंकर ने सिर हिलाया। हाँ। इंस्पेक्टर कुछ सेकंड तक चुप रहे। फिर उन्होंने पूछा, रिया को मारने का फैसला किसने लिया? शंकर ने धीमी आवाज में कहा, विक्रम ने। लेकिन? इंस्पेक्टर ने तुरंत पूछा, लेकिन क्या? शंकर ने आंखें खोलकर इंस्पेक्टर की तरफ देखा। उसने यह फैसला अकेले नहीं लिया था। इंस्पेक्टर ने पूछा, किसने कहा था? शंकर कुछ सेकंड चुप रहा। फिर उसने धीरे से कहा, एसीपी ने। ये सुनकर कमरे में खड़े सभी पुलिस वाले स्तब्ध रह गए। इंस्पेक्टर अरविंद ने कुछ नहीं कहा, उन्होंने बस धीरे से सिर झुका लिया। अब उन्हें समझ आ चुका था कि यह मामला कितना खतरनाक है। अगर एसीपी खुद इसमें शामिल था तो इसका मतलब था कि पुलिस विभाग के अंदर ही एक बड़ा अपराधी बैठा हुआ है। इंस्पेक्टर ने डॉक्टर की तरफ देखा। डॉक्टर ने इशारा किया कि पूछताछ खत्म करनी होगी। इंस्पेक्टर ने सिर हिलाया। फिर उन्होंने शंकर से कहा, तुमने जो बताया है वो बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन हमें सबूत चाहिए। शंकर ने कमजोर आवाज में कहा, सबूत है। इंस्पेक्टर तुरंत रुक गए। क्या? शंकर ने कहा, एसीपी का फोन। इंस्पेक्टर ने पूछा, कौन सा फोन? शंकर ने जवाब दिया, जिससे वो उस रात बात कर रहा था, उसमें सब रिकॉर्ड है। इंस्पेक्टर की आंखें सिकुड़ गईं। वह फोन कहाँ है? शंकर ने धीरे से कहा, महेंद्र सर के पास। उधर उसी समय पुलिस स्टेशन में महेंद्र चौहान पूछताछ वाले कमरे में अकेला बैठा था। वह चुपचाप दीवार की तरफ देख रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर चिंता नहीं थी। उसे शायद भरोसा था कि मामला अभी भी उसके काबू में है। उसी समय एक सिपाही अंदर आया। इंस्पेक्टर साहब आ रहे हैं। कुछ ही मिनटों बाद इंस्पेक्टर अरविंद कमरे में पहुंचे।
उन्होंने सीधे महेंद्र की तरफ देखा। महेंद्र ने मुस्कुराकर कहा, कोई नई खबर? इंस्पेक्टर ने शांत आवाज में कहा, हाँ, बहुत बड़ी। महेंद्र ने पूछा, क्या? इंस्पेक्टर ने धीरे से कहा, हमें पता चल गया है कि उस रात वहां एसीपी राजीव मल्होत्रा था। महेंद्र का चेहरा पहली बार थोड़ा बदल गया, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया। तो इंस्पेक्टर ने कहा, और हमें ये भी पता है कि उसके फोन में सब रिकॉर्ड है। कमरे में अचानक सन्नाटा छा गया। महेंद्र कुछ सेकंड तक चुप रहा। फिर उसने धीरे से कहा, अगर वह फोन आपको मिल गया तो बहुत लोग मुश्किल में पड़ जाएंगे। इंस्पेक्टर ने पूछा, फोन कहाँ है? महेंद्र ने कुछ सेकंड तक इंस्पेक्टर की आंखों में देखा। फिर उसने धीरे से कहा, आपको सच में लगता है कि वो फोन अभी भी मौजूद है? महेंद्र चौहान की बात सुनकर कमरे में कुछ पल के लिए खामोशी छा गई। इंस्पेक्टर अरविंद सिंह उसकी आंखों में देखते रहे। महेंद्र का चेहरा बिल्कुल शांत था, जैसे उसे पहले से पता हो कि आगे क्या होने वाला है। इंस्पेक्टर ने धीरे से कहा, अगर फोन नहीं होता तो तुम इतनी चिंता नहीं करते। महेंद्र ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, कभी कभी इंसान उस चीज से भी डरता है जो अब मौजूद नहीं होती। इंस्पेक्टर ने कुर्सी खींचकर बैठते हुए कहा, लेकिन मुझे लगता है कि फोन अभी भी कहीं है, और तुम्हें पता है वह कहाँ है? महेंद्र ने कोई जवाब नहीं दिया। कुछ सेकंड तक कमरे में सन्नाटा रहा। फिर इंस्पेक्टर ने धीरे से कहा, शंकर ने बताया है कि फोन तुम्हारे पास है। ये सुनते ही महेंद्र का चेहरा पहली बार थोड़ा सख्त हुआ, लेकिन उसने तुरंत खुद को संभाल लिया। शंकर कुछ भी कह सकता है, वह डर गया है। इंस्पेक्टर ने कहा, डर इंसान को झूठ बोलने पर मजबूर करता है, लेकिन कभी कभी सच भी निकलवा देता है। महेंद्र चुप बैठा रहा। इंस्पेक्टर ने सिपाही की तरफ देखा। महेंद्र चौहान के घर और ऑफिस दोनों जगह तुरंत सर्च करो। सिपाही ने सिर हिलाया और बाहर चला गया। कमरे में अब सिर्फ 2 लोग बचे थे, इंस्पेक्टर अरविंद और महेंद्र चौहान। इंस्पेक्टर ने धीरे से कहा, तुम जानते हो अगर वह फोन मिल गया तो सब खत्म हो जाएगा। महेंद्र ने हल्की हंसी के साथ कहा, सब खत्म या सब शुरू? इंस्पेक्टर ने भौहें सिकोड़ ली। क्या मतलब? महेंद्र ने धीरे से कहा, आपको लगता है ये सब सिर्फ मेरे और एसीपी के बीच का मामला है? इंस्पेक्टर कुछ सेकंड चुप रहे, फिर बोले, सीधे बोलो। महेंद्र ने कुर्सी पर पीछे सिर टिकाते हुए कहा, अगर वो फोन मिल गया तो बहुत सारे नाम सामने आएंगे, ऐसे नाम जिन्हें आप सुनना भी नहीं चाहेंगे। इंस्पेक्टर ने ठंडी आवाज में कहा, मुझे सिर्फ सच चाहिए। महेंद्र ने जवाब नहीं दिया। उधर पुलिस की टीम महेंद्र चौहान के बंगले पर पहुंच चुकी थी। पूरे घर की तलाशी शुरू हो गई। अलमारी, ड्रॉअर, तिजोरी, हर जगह देखा जाने लगा, लेकिन कई घंटों की तलाशी के बाद भी कोई फोन नहीं मिला। उसी समय दूसरी टीम महेंद्र के ऑफिस में भी सर्च कर रही थी। वहां भी हर कमरे की तलाशी ली गई, लेकिन वहां भी कुछ नहीं मिला। इंस्पेक्टर अरविंद को जब ये खबर मिली तो उनके चेहरे पर चिंता की हल्की लकीर दिखाई दी। अगर फोन सच में कहीं नहीं मिला तो ये केस बहुत कमजोर हो सकता था। उधर अस्पताल में शंकर अभी भी बेड पर पड़ा था। उसे यह खबर नहीं थी कि पुलिस फोन ढूंढ रही है, लेकिन उसके दिमाग में बार बार वही रात घूम रही थी। उसे याद आया कि उस रात एसीपी राजीव मल्होत्रा ने फोन जेब में रखा था, और फिर जाते समय उसने महेंद्र से कहा था, इसको संभाल कर रखना। शंकर ने धीरे से आंखें खोलीं। उसके मन में अचानक एक बात आई। उसने सोचा, क्या वह फोन सच में महेंद्र के पास था या कहीं और? उधर उसी समय शहर के दूसरे हिस्से में एक काली कार धीरे धीरे सड़क पर चल रही थी। कार के अंदर एसीपी राजीव मल्होत्रा बैठा था। उसके हाथ में वही फोन था। वो कुछ देर तक फोन की स्क्रीन देखता रहा। फोन में कई रिकॉर्डिंग थीं। कुछ रिकॉर्डिंग में उसकी खुद की आवाज थी, कुछ में महेंद्र की, और एक रिकॉर्डिंग में उस रात की पूरी बातचीत थी। एसीपी ने धीरे से फोन बंद किया। उसके चेहरे पर तनाव साफ दिखाई दे रहा था। उसे पता था कि अगर यह फोन पुलिस के हाथ लग गया तो सब खत्म हो जाएगा। उसने कार ड्राइवर से कहा, गाड़ी रोको। कार एक सुनसान जगह पर रुक गई। एसीपी बाहर उतरा।
उसने चारों तरफ देखा, सड़क पर कोई नहीं था। उसने जेब से फोन निकाला, कुछ सेकंड तक उसे हाथ में घुमाता रहा। फिर उसने धीरे से कहा, अब ये सब खत्म करना होगा। लेकिन जैसे ही वह फोन जमीन पर फेंकने वाला था, अचानक पीछे से आवाज आई, फोन फेंकने से पहले एक बार हमें भी दिखा दीजिए। एसीपी राजीव मल्होत्रा का शरीर एकदम ठिठक गया। उसने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा। सड़क के किनारे अंधेरे में एक पुलिस जीप खड़ी थी और उसके सामने खड़े थे इंस्पेक्टर अरविंद सिंह। एसीपी की आंखें सिकुड़ गईं। इंस्पेक्टर धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगे। उन्होंने शांत आवाज में कहा, बहुत देर से ढूंढ रहा था इस फोन को। एसीपी ने कुछ सेकंड तक इंस्पेक्टर को देखा, फिर उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। उसने फोन को हाथ में घुमाते हुए कहा, अगर यह फोन आपके हाथ लग गया तो सिर्फ मैं नहीं डूबूंगा। इंस्पेक्टर ने पूछा, और कौन डूबेगा? एसीपी ने धीरे से कहा, पूरा सिस्टम। सड़क पर हल्की पीली रोशनी थी। चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। एसीपी राजीव मल्होत्रा और इंस्पेक्टर अरविंद सिंह आमने सामने खड़े थे। कुछ दूरी पर पुलिस जीप खड़ी थी और उसके पास 2 सिपाही खड़े थे। बड़ी ईपी के हाथ में फोन था, वही फोन जिसमें वह रिकॉर्डिंग थी जो पूरे केस की दिशा बदल सकती थी। इंस्पेक्टर अरविंद धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहे थे। उनकी आंखें फोन पर टिकी थीं। एसीपी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, आपको लगता है ये फोन मिल गया तो आप जीत जाएंगे? इंस्पेक्टर ने शांत आवाज में कहा, कम से कम सच सामने आ जाएगा। एसीपी ने फोन को उंगलियों में घुमाते हुए कहा, सच कभी अकेला नहीं आता इंस्पेक्टर, वह बहुत लोगों को साथ लेकर आता है। इंस्पेक्टर ने कुछ नहीं कहा। कुछ सेकंड तक दोनों एक दूसरे को देखते रहे। फिर इंस्पेक्टर ने कहा, फोन दे दीजिए। एसीपी ने सिर हिलाया, अगर मैं ये फोन आपको दे दूं तो आप क्या करेंगे? इंस्पेक्टर ने कहा, जो कानून कहेगा वही। एसीपी हल्का सा हंसा, कानून? उसने धीरे से कहा, आपको पता है इस फोन में क्या है? इंस्पेक्टर ने जवाब दिया, इतना जरूर पता है कि इसमें रिया की मौत का सच है। एसीपी ने कहा, सिर्फ रिया की मौत का नहीं, उससे भी बड़ा सच है इसमें। इंस्पेक्टर की नजरें अभी भी फोन पर थीं। उन्होंने धीरे से कहा, फोन नीचे रख दीजिए। एसीपी कुछ सेकंड तक चुप रहा, फिर उसने फोन जेब में रख लिया। इंस्पेक्टर तुरंत सतर्क हो गए। उन्होंने सख्त आवाज में कहा, राजीव मल्होत्रा, आप गिरफ्तार हैं। कुछ सेकंड के लिए सड़क पर बिल्कुल खामोशी छा गई। फिर एसीपी ने धीरे से कहा, क्या सच में? उसकी आंखों में अब एक अजीब सा आत्मविश्वास दिखाई दे रहा था। इंस्पेक्टर ने कहा, आप पर हत्या और सबूत छुपाने का आरोप है। एसीपी ने गहरी सांस ली। फिर उसने कहा, अगर मैं अभी यह फोन तोड़ दूं तो? इंस्पेक्टर ने जवाब दिया, तब भी सच सामने आ जाएगा। एसीपी ने सिर हिलाया, नहीं इंस्पेक्टर, तब सिर्फ कहानी अधूरी रह जाएगी। कुछ सेकंड तक दोनों चुप रहे। फिर अचानक एसीपी ने जेब से फोन निकाला, लेकिन फोन तोड़ने के बजाय उसने उसे इंस्पेक्टर की तरफ बढ़ा दिया। इंस्पेक्टर एक पल के लिए हैरान रह गए। एसीपी ने कहा, ले लीजिए। इंस्पेक्टर ने धीरे से फोन पकड़ लिया। अब वो फोन उनके हाथ में था। कुछ सेकंड तक दोनों एक दूसरे को देखते रहे। फिर एसीपी ने धीरे से कहा, अब इसे सुनिए। इंस्पेक्टर ने फोन ऑन किया। स्क्रीन पर कई ऑडियो फाइलें दिखाई दे रही थीं। उन्होंने पहली फाइल खोली। फोन से आवाज आने लगी। वह आवाज महेंद्र चौहान की थी। अगर यह मामला बाहर गया तो बहुत लोग फंसेंगे। फिर दूसरी आवाज आई। वह एसीपी राजीव मल्होत्रा की थी, इसलिए लड़की को ढूंढना जरूरी है। इंस्पेक्टर का चेहरा गंभीर हो गया। उन्होंने दूसरी रिकॉर्डिंग चलाई। इस बार आवाज किसी तीसरे आदमी की थी। वह आदमी कह रहा था, रिया को जिंदा नहीं छोड़ सकते। इंस्पेक्टर ने तुरंत फोन रोक दिया। उन्होंने एसीपी की तरफ देखा। ये तीसरी आवाज किसकी है? एसीपी कुछ सेकंड तक चुप रहा। फिर उसने धीरे से कहा, यही तो असली कहानी है। इंस्पेक्टर ने पूछा, कौन है वह? एसीपी ने जवाब दिया, अगर यह रिकॉर्डिंग अदालत तक पहुंच गई तो सिर्फ मैं और महेंद्र नहीं फंसेंगे। इंस्पेक्टर की आंखें सिकुड़ गईं।
तो कौन फंसेगा? एसीपी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। आपके अपने विभाग का सबसे बड़ा आदमी। इंस्पेक्टर अरविंद कुछ सेकंड तक बिल्कुल चुप खड़े रहे। उनके दिमाग में कई नाम घूमने लगे। अगर यह सच था तो मामला बहुत बड़ा हो सकता था। एसीपी ने धीरे से कहा, अब सोचिए, क्या आप सच में ये रिकॉर्डिंग सबके सामने लाना चाहेंगे? इंस्पेक्टर ने फोन को कसकर पकड़ लिया। उन्होंने ठंडी आवाज में कहा, सच चाहे जितना बड़ा हो, सामने आएगा। एसीपी ने सिर हिलाया। फिर सुन लीजिए आखिरी रिकॉर्डिंग। इंस्पेक्टर ने फोन में आखिरी ऑडियो फाइल खोली। कुछ सेकंड तक सिर्फ हवा की आवाज सुनाई दी। फिर एक आदमी की आवाज आई। वह आवाज बेहद परिचित थी। जैसे ही इंस्पेक्टर ने वह आवाज सुनी, उनका चेहरा एकदम बदल गया, क्योंकि वह आवाज किसी अपराधी की नहीं थी। वह आवाज थी शहर के पुलिस कमिश्नर की। सड़क पर खड़े इंस्पेक्टर अरविंद सिंह के हाथ में वह फोन था। फोन की स्क्रीन अभी भी जल रही थी। आखिरी ऑडियो रिकॉर्डिंग खत्म हो चुकी थी, लेकिन उस रिकॉर्डिंग की आवाज अभी भी उनके दिमाग में गूंज रही थी। वह आवाज शहर के पुलिस कमिश्नर की थी। कुछ सेकंड तक इंस्पेक्टर बिल्कुल स्थिर खड़े रहे। एसीपी राजीव मल्होत्रा उनके सामने खड़ा था और उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। उसने धीरे से कहा, अब समझ में आया मैं इतना शांत क्यों था। इंस्पेक्टर ने कोई जवाब नहीं दिया। उनकी आंखें फोन की स्क्रीन पर टिकी थीं। रिकॉर्डिंग की आखिरी लाइन उनके दिमाग में बार बार घूम रही थी। रिकॉर्डिंग में कमिश्नर की आवाज साफ सुनाई दे रही थी, रिया को जिंदा नहीं छोड़ना, वह लड़की सब कुछ बर्बाद कर सकती है। इंस्पेक्टर ने धीरे धीरे फोन लॉक कर दिया। सड़क पर हवा चल रही थी, लेकिन माहौल भारी था। कुछ दूरी पर खड़े सिपाही भी समझ चुके थे कि मामला सामान्य नहीं है। इंस्पेक्टर ने एसीपी की तरफ देखा, तो ये सब कमिश्नर के कहने पर हुआ। एसीपी ने हल्की सांस ली। आपको लगता है इतना बड़ा खेल सिर्फ मैं और महेंद्र खेल सकते थे? इंस्पेक्टर चुप रहे। एसीपी ने कहा, सुरेश यादव कई महीनों से सबूत इकट्ठा कर रहा था। उसे पता चल गया था कि पुलिस विभाग के अंदर बहुत बड़ा रैकेट चल रहा है। इंस्पेक्टर ने पूछा, कैसा रैकेट? एसीपी ने जवाब दिया, फर्जी एनकाउंटर, जमीन कब्जा और करोड़ों का काला पैसा। इंस्पेक्टर की आंखें सिकुड़ गईं, और सुरेश यादव उन सब का सबूत जुटा रहा था। एसीपी ने सिर हिलाया। हाँ, और जब उसे पता चला कि कमिश्नर खुद इसमें शामिल है, तब उसने सब कुछ उजागर करने का फैसला कर लिया। इंस्पेक्टर ने पूछा, और इसलिए उसकी हत्या कर दी गई? एसीपी ने शांत आवाज में कहा, हाँ, लेकिन समस्या ये थी कि उसी समय रिया वहां पहुंच गई। इंस्पेक्टर ने गहरी सांस ली। अब पूरी कहानी साफ हो चुकी थी। रिया ने जो फोटो खींची थी वह सिर्फ एक हत्या का सबूत नहीं थी, वह पूरे भ्रष्ट सिस्टम का सबूत थी। इंस्पेक्टर ने धीरे से कहा, रिया ने कुछ गलत नहीं किया था। एसीपी ने कहा, नहीं, उसने सिर्फ सच देख लिया था। सड़क पर फिर सन्नाटा छा गया। कुछ सेकंड बाद इंस्पेक्टर ने सिपाहियों की तरफ देखा। एसीपी राजीव मल्होत्रा को गिरफ्तार करो। दोनों सिपाही आगे बढ़े। एसीपी ने बिना विरोध किए अपने हाथ आगे कर दिए। हथकड़ी लग गई, लेकिन उसके चेहरे पर अभी भी डर नहीं था, जैसे वह जानता हो कि कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। इंस्पेक्टर ने उससे पूछा, महेंद्र चौहान को किसने कहा था लड़की को उठाने के लिए? एसीपी ने जवाब दिया, कमिश्नर ने। और तुम्हें? एसीपी ने हल्की हंसी के साथ कहा, मैं तो बस आदेश मान रहा था। इंस्पेक्टर ने सख्त आवाज में कहा, हत्या का आदेश मानना भी अपराध है। एसीपी ने कुछ नहीं कहा। कुछ देर बाद पुलिस जीप शहर की तरफ वापस चल पड़ी। फोन अभी भी इंस्पेक्टर के पास था। उन्हें पता था कि इस फोन में जो रिकॉर्डिंग है वह पूरे पुलिस विभाग को हिला सकती है, लेकिन साथ ही यह भी सच था कि यह केस अब बेहद खतरनाक हो चुका था। अगली सुबह शहर में खबर फैल चुकी थी कि एसीपी राजीव मल्होत्रा गिरफ्तार हो चुका है। पुलिस स्टेशन के बाहर मीडिया की भीड़ जमा हो गई थी। हर चैनल एक ही सवाल पूछ रहा था, क्या पुलिस विभाग के अंदर कोई बड़ा षड्यंत्र चल रहा था? उधर इंस्पेक्टर अरविंद अपने कमरे में बैठे थे। उनके सामने मेज पर वही फोन रखा था। उन्होंने फोन को फिर से ऑन किया। कुछ सेकंड तक वह स्क्रीन देखते रहे,
फिर उन्होंने धीरे से आखिरी रिकॉर्डिंग फिर से चला दी। कमिश्नर की आवाज फिर से कमरे में गूंजने लगी, रिया को जिंदा नहीं छोड़ना। इंस्पेक्टर ने रिकॉर्डिंग बंद कर दी। अब उनके सामने सबसे बड़ा फैसला था, क्या वह ये सबूत सीधे अदालत तक पहुंचाएंगे या फिर सिस्टम का दबाव उन्हें रोक देगा। उसी समय दरवाजा खुला, एक सिपाही अंदर आया। उसने कहा, सर, कमिश्नर साहब आपसे मिलना चाहते हैं। इंस्पेक्टर अरविंद ने धीरे धीरे सिर उठाया। कहाँ हैं? सिपाही ने जवाब दिया, बाहर। इंस्पेक्टर कुछ सेकंड तक चुप बैठे रहे, फिर उन्होंने फोन उठाकर जेब में रख लिया और कुर्सी से उठ खड़े हुए। दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए उनके मन में सिर्फ एक ही सवाल घूम रहा था, क्या वह आज सच को सामने ला पाएंगे या फिर यह सच भी उसी सिस्टम के अंधेरे में दब जाएगा जिस सिस्टम को बचाने के लिए रिया की जान चली गई थी। इंस्पेक्टर अरविंद धीरे धीरे कमरे से बाहर निकले। बाहर कॉरिडोर में पुलिस कमिश्नर खड़े थे। उनके चेहरे पर वही आत्मविश्वास था जो हमेशा रहता था। कमिश्नर ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, सुना है आपने राजीव को गिरफ्तार कर लिया। इंस्पेक्टर कुछ सेकंड तक उन्हें देखते रहे, फिर उन्होंने कहा, हाँ, और बहुत कुछ मिला है। कमिश्नर ने भौं उठाए, क्या मिला? इंस्पेक्टर ने धीरे धीरे जेब से फोन निकाला। कमिश्नर की नज़र तुरंत फोन पर टिक गई, लेकिन अगले ही पल कमिश्नर हल्का सा हंस पड़े। उन्होंने कहा, इंस्पेक्टर, आप बहुत अच्छे अधिकारी हैं, लेकिन एक बात भूल रहे हैं। इंस्पेक्टर ने पूछा, क्या? कमिश्नर थोड़ा आगे झुके और धीमी आवाज में बोले, ये सिस्टम सच बोलने वालों को जिंदा नहीं छोड़ता। कॉरिडोर में अचानक सन्नाटा छा गया। इंस्पेक्टर अरविंद ने बिना कुछ कहे फोन ऑन किया। रिकॉर्डिंग चलने ही वाली थी, तभी अचानक पूरी बिल्डिंग की बिजली चली गई। कॉरिडोर अंधेरे में डूब गया। कुछ सेकंड बाद जब लाइट वापस आई तो इंस्पेक्टर अरविंद वहां नहीं थे और उनके हाथ में मौजूद वह फोन भी गायब था। सीजन 2 के लिए कमेंट करें। धन्यवाद।